क्या जाट 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 करते हैं, क्या लड़ाई है जाट की? अरे अगर उनसे बात करनी तो बड़ी लाइन खींचो ना, इंद्रजीत सिंह भाई उनसे ज्यादा काम करा के दिखाए। खासकर अहिरवाड़ क्षेत्र के युवाओं को गाली देने से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। लड़ो और देखो, मनन करो, चिंतन करो इस बात का कि हम कहाँ पीछे रहे। हम किसी जाट ने या किसी गुजर ने पीछे नहीं किया, हम अपने कर्मों ने, हमारे नेताओं ने पीछे किया। मैं दक्षिण हरियाणा की बात छोड़ दूं, बाकी हरियाणा में जो जिक्र होता है इन राजघरानों को लेके कि आखिर ऐसा क्या है कि जैसे पुराने समय में होता ना कि राजा राजा की प्रजा, भाई राव इंद्रजीत ने जिस तरफ देख लिया, जिस तरफ गर्दन मोड़ दी, सब उसी की तरफ चल पड़ेंगे। हालांकि गुलामी शब्द ठीक नहीं रहेगा प्रयोग करना, लेकिन बाकी हरियाणा में चर्चा होती है कि वहां तो बस ये चलता है। लम्हे गुस्ताखी करते हैं और सदियां सजा भुगतती है। हरियाणा के अब तक के ऐसे इकलौते विधायक हैं जो लगातार 6 बार विधायक बने, एक ही सीट से, एक ही टिकट पर, एक ही सिंबल पर। उनके पिताजी शायद 2 या 3 बार बने, 3 बार, और अब उनके बेटे चिरंजीव राव, यानी कि 10 बार विधायक। और रेवाड़ी का ये हाल जो मैं खुद देख के आया हूँ। तो विरोध कर देगा, इनकी दुकान राजनीतिक बंद हो जाएगी। आज भी यहाँ के राजनीतिक आदमी किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हाय रे मेरा बेटा और हाय रे मेरी बेटी। उनको आज भी अहिरवाड़ के किसी कोई धारोड़ा से गंदा पानी आता हो, अब अपने मैं आपको 2 किलोमीटर क्षेत्र से लेके आया हूँ, किस संघर्ष के साथ हम यहाँ तक 2 किलोमीटर चल के आए हैं, आप महसूस कर सकते हैं। और जाटों ने एक बात पे जोर दिया, हम जो जाटों का मुकाबला करते हैं, ये मुकाबला हमने शिक्षा के मामले में नहीं किया कि हम अपने क्षेत्र में जो हमारे नेता शिक्षण संस्थान खोले, उन्होंने तो अपने, चाहे चौधरी छोटू राम हो, चाहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, जितने भी आपके नेतागण जो रहे बड़े लीडरान, उन सब ने अपने यहाँ शिक्षा के ऊपर जोर दिया। इतना ज्यादा लगाओ, जेजेपी बन गई, आप जेजेपी में आ गए। राम कुमार गौतम, उन्होंने चौटाला साहब के खिलाफ बोला, और उनमें से जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया उस मीटिंग के अंदर, इसमें तमाम लोग थे, उस नेता का नाम था सतीश यादव। और कहते हैं ना, जिसके मर जाए राजा उसके रुड़े फिरे वजीर, जिसके बाद से मर जाते हैं उसके वजीर जो है रुड़े फिरते हैं। आज हम ऐसे रुड़ गए, वो वहाँ जो ये परिवार जब अलग हुआ तो वो मेरे लिए दर्द का विषय है। सतीश यादव जो 2024 की जंग है, वो किसी पार्टी में, किसी सिंबल पर, किसी पार्टी को ज्वाइन करके लड़ेंगे या फिर निर्दलीय मैदान में कूद जाएंगे। अजय चौटाला आपके खासम खास रहे, अभय से आपकी उतनी नहीं बनी। जब राजनीतिक रूप से चौटाला परिवार अलग अलग हुआ, अजय और अभय, तो आपने अजय को चुना, लेकिन फिर उनके साथ भी आप ज़्यादा लंबा समय नहीं रह पाए। मेरी हमेशा यही रही। और मैं तो यहाँ भी जब कभी जिला परिषद का अध्यक्ष था या वकीलों का, तो मैं कहता था यार इनके हीरों के तो बहुत नेता हैं, तो एक आधा जाटा को मान लो, मैंने मान लो, एक इनकी छोटा मोटा मैं इनके लिए, और कुदरती मेरा ये गोत भी ऐसा है जाटा वर्ग का, वो लंबा, तो मैं वो मैं ये नहीं कहियो आपकी इस बात से हो सकता है मेरे किसी भाई को तकलीफ हो, मेरी भावना वो नहीं है। जी, अगर हम अहिरवाल बेल्ट की बात करें, सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ना कि बीजेपी की जब पहली बार सरकार आई हरियाणा में, बहुत बड़ा योगदान था, और भी पहले भी जो सरकारें रही हैं तो उसमें अहम फैक्टर रहा, राज्य में भी रहे, काफ़ी अच्छे पदों पर भी रहे, काफ़ी भारी भरकम महकमे रहे, खासकर 2 राजघरानों के तो। लेकिन फिर भी आपका जो अहिरवाल का इलाका है, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि अक्सर हम बात करें अहिरवाल बेल्ट की, अहिरवाल राजनीति की, तो काफ़ी सारा जो रोल है जो अहिरवाल बेल्ट का रहता है सरकारों को बनाने में, सरकारों को चलाने में। और अभी मेरे साथ सतीश यादव जी हैं, और सतीश यादव जी के बारे में बताऊं कि मात्र 28-29 साल की उम्र में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान बने, और फिर लगातार 2-3 बार बने। और अगर इनकी राजनीति की बात करूं तो लोकदल परिवार से बेहद इनका खास नाता रहा। हालांकि समय समय के अनुसार जब जब चुनाव आए या कुछ अन्य भी परिस्थितियां रही तो इनका हृदय परिवर्तन भी हुआ,
उन तमाम बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर और खासकर अहिरवाल की राजनीति को लेकर हम यादव साहब से बातचीत करेंगे। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा में। शुक्रिया आपका। सर मैं चाहूंगा, क्योंकि आपका बड़ा लंबा संघर्ष है, मैं बात करूं लगभग लगभग 3 दशक की आपकी राजनीति हो चुकी है। 2009 में आपने चुनाव लड़ा, फिर 2014 में लड़ा, 2019 का आप चुनाव लड़ नहीं पाए और अब 2024। लेकिन मैं चाहूंगा कि आखिर आप कैसे राजनीति में आए, कहाँ आपने पढ़ाई की शुरुआती दौर से, तो आप दर्शकों को बताएं। और क्योंकि जैसे मैं आपसे जब पहले बात कर रहा था तो काफी चीजें मुझे ऐसी लगी कि वाकई जो है बाकी दर्शकों तक भी बातों को पहुंचनी चाहिए। तो आपसे गुजारिश है सर कि शुरुआती दौर से आप कैसे इसमें आए। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी यहाँ वकील थे। 1975 में मैं रेवाड़ी में आके रहने लगा जब मैं 4 एक साल का था। और मेरी पहले स्कूलिंग, जब प्राइमरी स्कूल आप बात करो तो मैं शिशुशाला पब्लिक स्कूल में पढ़ा, उसके बाद हिंदू हाई स्कूल, और फिर मैं अहिर कॉलेज में इससे मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने लॉ किया लखनऊ से। ये मेरी पढ़ाई का जो एक, आप समझिए जहाँ जहाँ मैं पढ़ा उसका ये दायरा है। और 1991 में पहली बार, वो बहुत कम लोगों को पता है, मेरे जो बहुत करीबी साथी जो मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं उन्हीं को पता है, 91 में मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा। उस टाइम भी अनफॉर्चुनेटली हम 2 सतीश लड़े, और कोई बैलेट पेपर भी इतने कोई होते नहीं थे, वो कोई निशान लगाने होते थे, और वो कहीं सतीश दोनों में कन्फ्यूजन होके मैं वहाँ भी सेकंड नंबर पर रहा, फिर चुनाव हार गया। उसके बाद मैं लॉ करने चला गया। मैं बीच में काफ़ी दिन मैंने 92 का मैं पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन मैंने 92 में की। बहुत साल मैं अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में लग गया, और 98 में मैंने दोबारा से लॉ में एडमिशन लिया। 2001 में मैं लॉ कंप्लीट करके आया, और आते ही मैंने अपना चंडीगढ़ 30 मई 2001 को एनरोल कराया बार में, और आते ही मैंने उसको रेवाड़ी में एनरोल हुआ। और 12 जून 2001 को मैं यहाँ बार एसोसिएशन के, मेरे उस टाइम के वकील बुज़ुर्गों ने, साथियों ने, सब ने मुझे यहाँ प्रेसिडेंट बनाया। और फिर उन्होंने हमेशा मेरे से जो उम्मीद की, शायद मैंने उनकी कोशिश की होगी कि मैं उनकी किसी बात, मेरी कोई बात उनको बुरी ना लगे। मैं वकीलों के जो भी वेलफेयर के लिए, कोई, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़े काम कर दिए, जो मैं कर पाया वो मैंने करने का प्रयास किया। और कंटिन्यू मैं 3 बार वहाँ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। वहाँ मैं अपनी स्वेच्छा से बार को फिर अलविदा कह गया। वहाँ से फिर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और जिला परिषद का चुनाव मेरा खुद का, उसमें गांव भी नहीं था। 9 नंबर वार्ड जो आज भी मुझे बहुत प्रिय है, जो वो गांव है, आज बहुत स्नेह रखते हैं। तो वहाँ से मैं जिला परिषद का मेंबर बना, और फिर मैं वहाँ जिला परिषद का अध्यक्ष के तौर पे 2005 में मैं जिला परिषद का अध्यक्ष बन गया। 2010 तक वो रहा। इन बिटवीन मैंने 2009 का चुनाव एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा, सेकंड नंबर पे रहा। और विधानसभा का सेकंड नंबर पे रहा रेवाड़ी से। और बहुत लोगों ने प्यार और स्नेह दिया। आज भी मतलब मुझे अचंभा होता है किस तरह से लोगों ने प्यार और स्नेह वो वोटें दी, शहर के लोग, गांव के, सब ने। और जब आज इस आपाधापी के दौर में, जब लोग अनेक बार इतने पैसे और वो खर्च हो जाते हैं, मेरे से कोई 1 रुपया भी किसी ने खर्च नहीं कराया, और मैं कुछ ना कुछ मुझे पैसे बचे। और मेरे पास था भी नहीं पैसा। लोग शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, मैंने ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाया। बुजुर्गों का, नौजवानों का, छोटे छोटे बच्चे भी चुनाव में मदद करते थे। आज भी 2009 का चुनाव का मंजर अगर मेरी आंखों के सामने आता है तो खुद के एक शरीर में झुरझुरी सी पैदा होती है, खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह से भी कोई स्नेह, कोई प्यार किसी को क्या मिलता है क्या। और अनफॉर्चुनेटली हम अपरिपक्व थे, हम कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है। हमारे बाप दादा तो कोई गांव के सरपंच भी नहीं रहे, हम तो गांव के सामान्य से, वो एक सामान्य से घर के आने वाले नौजवान जिस तरह से करता है उस तरह से आगे निकलने का प्रयास किया। लोगों ने भरपूर साथ दिया। मेरी तकदीर रही कि मैं चुनाव हार गया। और उसके बाद फिर अगली बार मैंने 2010 में लोकदल पार्टी से मेरा एक पुराना नाता रहा, तो उसकी वजह भी है, वो वजह भी आप जानना चाहेंगे तो वो बताएंगे। तो मैंने 2010 में लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली। 2014 में, उससे पहले अनफॉर्चुनेटली चौटाला साहब को सज़ा हो गई। और वो सज़ा हो गई तो जो हमने एक यहाँ, ये समझिए जो बनाया था एक यहाँ, इससे जो बंजर भूमि थी लोकदल के लिए, 87 के बाद, 87 में रघु यादव जी बने थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद यहाँ लोकदल निरंतर पिछड़ती चली गई थी। तो हमने यहाँ
लोकदल के बारे में जो लोगों को ध्यान नहीं थी उसको चेंज किया और लोग दिल से साथ जुड़े, गांव गांव टीम बनाई। सबसे बड़ा एक मैं कहूँ मेरे साथियों की, वर्कर नहीं, मेरे साथियों का एक संगठन बनाया आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा। और जब भी कोई मीटिंग होती थी सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग जाते थे कहीं भी। तो चौटाला साहब को अगर सज़ा नहीं होती तो शायद कुछ अलग होता। तो 14-12 में उनको सज़ा होगी, 13 में जनवरी में। तो मैं 14 में चुनाव लड़ा। उस टाइम जब लड़े तो मोदी जी की लहर आ गई। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर चुनाव हार गया और मैं सेकंड नंबर पर रह गया। लोगों ने जो मेरा प्यार था वो मेरा प्यार कम नहीं किया, लेकिन जीत की वोट नहीं मिली। तो इतना कि मेरा राजनीतिक आप ये कहो कि आप इसको 19 का चुनाव मैं नहीं लड़ पाया किसी भी कारण से। और या समझिए कि मुझे लगा कि बार बार मुझे भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। शायद हो सकता है मुझसे कोई बेहतर कैंडिडेट आके इस इलाके का कोई भला कर जाए, हम हो सकता है उस बेहतरी में कहीं रोड़ा ना बन जाए। तो ये सोच के 2019 का चुनाव नहीं लड़ा और अपने घर रहे। जो हमसे जिस अच्छी बात जिसके लिए वोट के लिए कह सकते थे, जैसे भाई रणधीर सिंह कापड़िया उस लड़ रहे थे, उनके लिए दिलो जान से कही कि भाई आप इनकी मदद करो। किसी साथी ने मानी भी होगी, निसंदेह उनकी मदद भी की होगी, लेकिन जिता नहीं पाए, ये अफसोस है। तो वो एक अलग विषय है। बाकी इतना ही राजनीतिक मेरा कोई मेरी मैं कहूँ साहब मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ लड़ाइयाँ लड़ रखी है, कुछ नहीं, सामान्य से काम, छोटे छोटे लोगों के रोज, चाहे कोई कभी कोई किसी के साथ कोई समस्या रोज़मर्रा की। मैं तो अपने साथियों को कहता था कि अगर आपके गैस का सिलेंडर भी ख़त्म हो जाए तो आप मुझे निसंकोच बताया कीजिए आप, क्योंकि आपके लिए हो सकता है वो बड़ा काम हो, मेरे लिए ज़रा सा है। तो आपकी छोटी सी भी कोई परेशानी हो, अक्सर कई बार मैं गांव में जाता हूँ, लोग कहेंगे भाई साहब बीमार था वहाँ ले गए थे, तो मैंने कहा यार मुझसे भी बात कर लेते, हो सकता है मैं कोई डॉक्टर साहब से बात करके और बेहतर प्रबंध करा, हो सकता है किसी की जान बच जाती। तो ये जो लोगों की छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं, मैंने सोचा कि छोटी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट या बड़े बड़े नेता दूर करेंगे, हम क्या कर सकते हैं आपकी निजी ज़िंदगी में जो आपके छोटे छोटे जो कांटे हैं उनको चाहें तो निकाल सकते हैं। जो आपको बहुत पेनफुल, बड़े बड़े तो जो जिससे तलवार के जो घाव हैं वो तो कोई बहुत बड़े बड़े जो ये नेता ये ठीक करेंगे, लेकिन हम अगर किसी हमारे साथी के पैर में अगर काटा चुभन उसका दर्द है तो उसको हम निकालने का प्रयास करें और निरंतर करते रहे। तो आज भी एक चीज़ का गर्व और फक्र होता है अपने साथियों पे कि वोट बैंक कम नहीं हुआ, निरंतर बढ़ा। जी, तो आपने जो आपका राजनीतिक जीवन था वो 4-5 मिनट में आपने ब्रीफ किया। मैं उससे विस्तार से चर्चा करूंगा वन बाय वन करके, क्योंकि हम लोकदल परिवार की बात करें, आप तब भी उनके खास थे और आज भी लोकदल जो है आपके दिल में है। हालांकि जब लोकदल अलग हुई, इनेलो अलग हुई इसमें, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अजय सिंह के काफ़ी खास थे, तो आप जेजेपी में चले गए। हालांकि जेजेपी का भी वो किस्सा जानना चाहूँगा जब आपकी मीटिंग होती थी। और आज इस समय अगर मैं बात करूँ, वो नारनौल विधानसभा सीट से विधायक भी हैं राम कुमार गौतम। वो सारी बातें हुई, आपने विरोध किया, आपने जेजेपी भी छोड़ दी, आप बीजेपी में आ गए। हालांकि टिकट वहाँ कुछ परिस्थितियाँ रही। तो जो ये इनेलो से अचानक जो एक और नई पार्टी बनी, उसमें आना और उसको छोड़ना, थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, मैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा गांव खेत खलियान से नाता है और मेरा चौधरी देवीलाल से इसलिए मैं उनको अपना, आप समझिए मेरे अंतरात्मा में इसलिए उनकी बात रहती है कि उन्होंने इस अहिरवाड़ क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए जो शायद कोई नेता नहीं कर पाया। जैसे जैसे राव तुलाराम, हमारे यहाँ जो इस चौक यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ से 200-400 मीटर दूर, राव तुलाराम इस इलाके के गौरवशाली उनका इतिहास है। उन्होंने नसीबपुर में वो लड़ाई लड़ी जिसकी लोग चर्चा करते हैं। उस पे भी एक समय के मुख्यमंत्री ने, वो दिवंगत है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया और राव तुलाराम की छुट्टी रद्द कर दी। हालांकि उनके वंशज उस टाइम भी उस सरकार में शामिल थे और वो भी शायद वो विरोध इतना नहीं कर पाए और वो उनकी वजारत उसमें उस सरकार में शामिल वजीर होते हुए भी नहीं उसको कर पाए। उनकी अपनी कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन जब वो जो उन्होंने उनको छुट्टी बंद कर दी 23 सितंबर की और उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बताया गया, कोई किताब विताब भी छपी, उस टाइम में 87 में चौधरी देवीलाल की जब सरकार बनी तो हमारी कौम पे जो बट्टा लगाने का प्रयास हुआ शहीदों के नाम पे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी।
वो चौधरी देवीलाल की मैं दिल से आज भी गहराई से उनकी इस बात का, जब तक कम से कम मैं रहूँगा और आप जैसे लोग रहेंगे, हम ये बात बताते रहेंगे लोगों को। आज मुझे राजनीतिक रूप से लोकदल से मेरा ना कोई नाता है, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, लेकिन इतिहास को अगर हम नहीं बताएंगे, गलत बताएंगे, तो उसके लिए आपको माफ़ नहीं करेगी आने वाले समय। तो चौधरी देवीलाल ने जो राव तुलाराम का जो मान सम्मान बहाल किया, जहाँ एक स्टैचू लगा उस पर तत्कालीन विधायक रघु यादव जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का वो लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन देवीलाल जी थे, लेकिन उनका उस स्टैचू का जो 87 में जब बनी तो यहाँ उसका उनका पत्थर लगा हुआ है, और वो जो देवीलाल की ही देन है। और 23 सितंबर की आज तो वो शहीदी दिवस है, राव तुलाराम शहीदी दिवस के नाम से छुट्टी बहाल की। तो मेरे इस इलाके के ऊपर ना केवल अहीरों पे, यादवों पे, पूरे इस क्षेत्र पे, जो ये यहाँ ना कोई जाट है, ना कोई अहीर है, ना कोई, ये अहीरवाड़ इसको कहते हैं। तो इसमें जो 36 बिरादरी के लोग हैं, वो सब जो चौधरी उन उस टाइम में राव तुलाराम के साथ अकेले अहीर नहीं लड़े थे लोग, सभी, चाहे वो मणियार, धोबी, कुम्हार, इवन मुसलमान, वो सब जो मिलके जो लड़ाई लड़ी 1857 में, जिसके पहले सिर्फ नसीबपुर का अपना एक बहुत बड़ा नारनौल के पास इतिहास है, वो उन सब शहीदों को जो मान सम्मान चौधरी देवीलाल ने दिया, उसके लिए हम तहे दिल से चौधरी देवीलाल के, मतलब मैं कहूँ कि आभारी हैं, बहुत छोटा शब्द है, ऋणी हूँ ये बहुत छोटा शब्द है। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, मैं कम से कम चौधरी देवीलाल को इस बात के लिए याद 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 करता रहूँगा। मेरे को उनकी राजनीति क्या है, उनके परिवार की, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनके साथ हूँ, ना मुझे लेना देना है, लेकिन मेरी नज़र में चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े इंसान थे। दूसरा काम उन्होंने हमारे इलाके पे एक बड़ा किया, जो आज भी कहता हूँ कि अगर आप हिसार, सिरसा, रोहतक, जींद की बात करोगे, तो वहाँ जो ज़मीन सिंचित होती है वो मैक्सिमम नहर की पानी से होती है। तो वहाँ जो भी उसका अभी आना वो नाम मात्र का है। हमारे यहाँ गहरा पानी था, ज़मीन भी हल्की थी, रात भर ट्यूबवेल, दिन रात ट्यूबवेल चला के भी हम पूरी ज़मीन को नहीं पानी उस पर लगा पाते थे। तो चौधरी देवीलाल ने हज़ारों रुपये बिल हो जाता था साल में। तो चौधरी देवीलाल ने इस दक्षिण हरियाणा के किसानों के दर्द को समझा, और उन्होंने वो स्लैब प्रणाली जो लागू की कि आप कितनी ही चलाओ, यहाँ लाइट को ऑटोमेटिक वो लगा के, क्या है आपका स्टार्टर, और रात भर दिन रात लाइट गई अपने आप चल गई लाइट। और उनके राज में खैर बिजली भी कम जाती थी, जाती नहीं थी। तो जो चौधरी देवीलाल ने इस इलाके के ऊपर उपकार कर रखे हैं, और पता नहीं कितने काम, ये तो अब चाहे किसी की पेंशन बनाइए बनाइए, तो सबके विषय हैं, ये कोई एक अकेला मेरे लिए नहीं, वो तो सबके लिए किए होंगे, उनको मैं नहीं दोहराना चाहता। उनको आपको ऐसा लगेगा शायद किसी को कि मैं लोकदल की बात कर रहा हूँ, लोकदल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल चौधरी देवीलाल की बात कर रहा हूँ। तो मेरे मन मस्तिष्क में ना कभी जात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं एक इंसान पहले हूँ, घर में मैंने किसी कुल में जन्म लिया हो, माँ बाप ने जो भी मेरे पीछे यादव लगा दिए वो एक अलग विषय है। मैं चौधरी देवीलाल को अपना, अगर नेता हो तो चौधरी देवीलाल जो सबके थे, पंचायती आदमी थे। और मैं उनकी एक बात से और बड़ी इज्जत करता हूँ कि कोई आदमी आज जरा किसी पर आरोप लगाया वो पल्ला झाड़ते हैं। उन्होंने वो जो जैन हवालादारी कांड था उसमें ऑन किया था, दे गया होगा कोई सेठ पैसे। अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने झूठ और लूट का सहारा नहीं लिया। तो मैं चौधरी देवीलाल से प्रभावित होकर इस राजनीति में, मैंने अगर पहली बार जीवन में किसी के पोस्टर लगाए तो चौधरी देवीलाल के लगाए हैं। मेरे फादर उस टाइम, ये हल्का था, जिला भी नहीं था, तो उस टाइम हल्का अध्यक्ष थे, फिर डिस्ट्रिक्ट बन गया, कुछ दिन वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे, और जनता दल होती थी पार्टी। तो मैं खुद अपने छोटा बच्चा था उस टाइम में, समझो आप 15-17-18 साल का रहूँगा, तो मैं अपने वो पोस्टर लगा के सुबह वो जीप लेके और लोही लेके अनेक लोगों के साथ बड़े खुश होकर, जैसे बच्चे जाते, मैं जो देवीलाल के पोस्टर लगाए। बट नेचुरल किसी की आपने मूर्ति बनाई हो तो आपको उससे स्नेह भी हो जाता है, तो वो उनसे है वो। मैं आज, मुझे हो सकता है इसका पॉलिटिकल लाभ तो कोई ना हो, ये बात कहूँ कि इस दूसरे को तकलीफ होगा, नुकसान बेशक हो जाए, लेकिन सच बात कहेंगे कि मुझे चौधरी देवीलाल से आज भी उनके कामों को याद करके बहुत ज़्यादा उनके प्रति श्रद्धा, मतलब हमेशा श्रद्धा से उनके प्रति दिल में जितनी मतलब उमड़ पड़ता है कि उनकी कितनी तारीफ करें वो कम। आपने चौधरी देवलाल जी प्रभावित होकर आप राजनीति में आए, लेकिन आपने चौधरी देवलाल जी को जब देखा, जब आप छोटे थे पहली बार, तो उस दौरान की कुछ बातें, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम खुलकर बात करते हैं कि किस तरह का वो दौर। नहीं, अनेक बार देखा, एक बार नहीं अनेक बार चौधरी देवीलाल को देखा। शुरुआती दौर से फर्स्ट टाइम भी वो दिल्ली में भी कभी, खैर उसके बाद दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई, या कभी उनसे जींद में भी मुलाकात हुई,
उनसे सिरसा में मिले, जब भी मिले एक सामान्य रूप से, एक सामान्य जैसे किसान हमारे बड़े बड़े ताऊ बाबा होते हैं वैसे कि हमारा ताऊ है, हमारा बाबा है, उसी रूप में देखा। कभी कोई नेता के रूप में ऐसा लगा भी नहीं कि नेता से बात कर रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति थे और सामान्य सी बातें करते थे, खेत खलियान की बात करते थे, गांव के बड़े बुजुर्गों की बात करते थे, चौपालों की बात करते थे कैसा है। और हम तो खैर हम इतने थे भी नहीं कि भाई हम उनसे कोई बैठ के कोई ज़्यादा बात कर सके, हम तो उनको दूर से देख के खुश हो लेते थे। ये जो देवीलाल, तो आज भी उनकी आपने बात की तो मन मस्तिष्क में उनकी छवि आ जाती है। वो हरा फेटा, पैरों में वाइट जुर्राब जूती और सफ़ेद कुर्ता पजामा, खरखराती सी आवाज़, मतलब वो सारी चीज़ें, वो जब आपसे बात कर रहा हूँ तो उनका वो जो सारा जो चित्र है, वो सारी तस्वीर मेरे सामने आ रही है। उस तरह के लोग कम हैं, कम है। और अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता, समय बताएगा। लेकिन चौधरी देवीलाल जैसा व्यक्ति सदियों में आते हैं। उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और आपने भी उनके साथ काम किया, आप भी उनकी कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित थे। तो किस तरह का उनका रहता था वर्क स्टाइल? मेरे को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और मैं तो आज तो यही कह सकता हूँ कि आपके माध्यम से भी सबको परमात्मा उनको उत्तम स्वास्थ्य दे और उनका संघर्ष जो है वो कमाल का है, शायद ही कोई व्यक्ति कर पाए जिस तरह से वो संघर्ष करते हैं इस उम्र में भी। और चौटाला साहब ने जितना प्रेम दिया, शायद हम उसके पता नहीं हकदार भी थे या नहीं थे। उन्होंने हमेशा, लोग उनके बारे में कोई बात करें, आज ना मुझे उनसे कोई, उनकी मुझे पार्टी में जाना, ना मुझे उनसे कुछ लेना, आशीर्वाद जरूर लेना कि मिल जाए तो मेरे बुजुर्ग है, लेकिन मुझे उनसे कोई राजनीतिक रूप से कोई, ना मुझे उनसे कोई लाभ लेना, ना कोई मनसा। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं। और जितनी भी उनके बारे में बातें की जाती हैं बकवास, वो 90% झूठ है। जैसे जैसे मतलब जैसे कोई कह देते हैं अब भाई चौटाला साहब तो यूँ पैसे, मेरा उनके साथ रहा और खूब नज़दीक रहा। मेरे से खुद मुझे डांट के कहते थे तो पैसे नहीं खर्चेगा, जरूरत नहीं तेरे को, एक लोग बहुत खर्चता है, नहीं ये नहीं करेगा। मतलब जो लोग ये बिना बात की बकवास करते हैं किसी के लिए भी, उनका सख्त प्रशासक थे, काम करने में उनका कोई शानी नहीं था। यहाँ आ गए, अगर इस ये लाइट भी है तो इनको सबको बंद कर दिया। मैं उनको खाना खाते हुए देखता था तो कटोरी को ऐसे मान देते थे जैसे इसमें किसी ने खाना ही नहीं खाया। वेस्टेज नहीं पसंद करते किसी भी चीज़ में। और बाकी छोटी मोटी देखो, कोई मुँह से किसी से उनसे भी हो सकता है कभी हमारे भी डांट मार दी हो, वो सब में है छोटी मोटी कमियाँ। तो इंसान में क्या, भगवान में भी लोग निकाल देते हैं, उनमें भी होगी कोई, उनमें भी कोई रही होगी, कोई और भी होगी। लेकिन मेरी नज़र में वो एक अच्छे प्रशासक और अपने वर्कर से स्नेह करने वाले रहे। मेरे से तो उन्होंने बहुत स्नेह किया। उनके कभी उनको कोई हमने छोटा मोटी बात भी अगर कही तो उन्होंने एक फ़ोन में हमारे सामने जो उनसे हुआ कर दिया। और कहते थे जब मैं उनके साथ था, भाई मेरी टिकट भी पक्की नहीं है, सतीश की टिकट पक्की है जहाँ कहीं भी जाते। और हमने भी उनके साथ एक 5-4 साल का अरसा गुजारा। मैंने, उससे पहले मेरे फादर बहुत साल से घर घर आते रहे, अब से नहीं, मतलब कोई 30 साल ही मान लो आप, 30 साल का अरसा ही होगा जब से वो घर आते रहे। हाँ 3 दशक से, अजय सिंह भी, वो भी। तो उनके साथ एक बहुत लंबा अनुभव भी रहा, बहुत लंबा समय भी गुजारा। तो उनका एक अपनी जीवन शैली है, एक अपना तरीका है। और आज उनसे बिना किसी उम्मीद के बस यही है कि परमात्मा उनकी लंबू उनको आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और हमारे सर पर लंबा समय तक उनका आशीर्वाद बना रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे, अजय चौटाला, अभय चौटाला। अजय चौटाला आपके खासम खास रहे, अभय से आपकी उतनी नहीं बनी। जब राजनीतिक रूप से चौटाला परिवार अलग अलग हुआ, अजय और अभय, तो आपने अजय को चुना, लेकिन फिर उनके साथ भी आप ज़्यादा लंबा समय नहीं रह पाए। नहीं, मेरा अजय सिंह भाई से जो है, ये जहाँ आप बैठे हैं, पहली दफ़ा रेवाड़ी में अजय सिंह मेरे पास यहीं आए। ये बातें हैं 91 की, और मैं यहीं अहिर कॉलेज में पढ़ता था। यहीं आए, हमारी यहीं मुलाकात हुई। उस टाइम में वो 91 की या 93, मेरे याद नहीं एग्जैक्ट से। वो एमएलए थे, दाता रामगढ़ से थे या लाहौर से, मुझे नहीं पता, राजस्थान से एमएलए थे। और उनके पास जिप्सी थी घर में उनकी, यहीं बैठ के बात हुई, एक लंबा अरसा है। और मेरे से अगर आप ये हम सवाल ला करके इस रेवाड़ी पे करोगे तो मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लगेगा कि मैं
उनके परिवार मेरे लिए ठीक है। राजनीतिक चीजें तो पब्लिक डोमेन में तो हालात देखो, राजनीतिक परिवार सिर्फ चौटाला परिवार, बहुत सारे परिवार अलग हुए हैं। ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक परिवार हो जो लंबे समय इकट्ठा रहा हो, कोई बड़ा, चाहे केंद्र की हम बात कर लें या अन्य राज्यों की बात कर लें, या तो भाई भाई भी अलग होते हैं, बिजनेसमैन है वो भी अलग होते हैं, तो डॉक्टर भी अलग होते हैं, राजनीति है। वो मेरे लिए एक दर्द का विषय है। अगर वो अलग नहीं होते तो हरियाणा का दृश्य अलग होता। और शायद हम 2000 जो 19 का जो चुनाव है उसमें हम रिजल्ट देते, जो हम 14 में हार गए थे उसका 19 में रिजल्ट मिलता, जो नहीं मिल पाया। और कहते हैं ना, जिसके मर जाए राजा उसके रुड़े फिरे वजीर, जिसके बाद से मर जाते हैं उसके वजीर जो है रुड़े फिरते हैं। आज हम ऐसे रुड़ गए, वो वहाँ जो ये परिवार जब अलग हुआ तो वो मेरे लिए दर्द का विषय है। मैं उसमें बात ना करके अब मेरा जो आगे विज़न है ना, मैं सोचता हूँ कि आप मेरे से वो बात करें। मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, आपके मन में आए जो बात करो। मैं इस अहिरवाड़ क्षेत्र को लेके बहुत सी मन में। मैं करूंगा, मैं रेवाड़ी की बात भी करूंगा, अपने आराम से बात करेंगे, अहिरवाल की राजनीति को लेके बात करेंगे, किसान आंदोलन की बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, अहिरवाल रेजिमेंट की मांग उसको लेके सारी बहुत सारी बातें करेंगे अन्य मुद्दों पे। रेवाड़ी जो है पीतल नगरी के नाम से इसको जाना जाता था, तो वो लंबा विषय है। लेकिन क्योंकि जैसे जब मैं आपके यहाँ कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था जो आपके खास जानकार हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जब भी ये कोई कार्यक्रम करता हूँ तो मैं भी थोड़े बहुत रिपोर्ट इकट्ठी करता हूँ, कुछ इनपुट जुटाता हूँ। जब भी ये परिवार अलग हुआ, पार्टी बन गई, ठीक है, वो मैं काफ़ी नेताओं से इस बारे में बात कर चुका हूँ। लेकिन अब अजय सिंह के खास थे, और भी लोग रहे थे, कुछ अभय के, कुछ अजय के, हमेशा होता है और हर ही पार्टी में होता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दोनों परिवारों में चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, वो परिवार के अंदर की बात है। मीडिया के सामने आकर, कैमरे पे सामने इस तरह के आरोप लगाना, किस तरह की शब्दावली प्रयोग की गई, आपने उसका विरोध किया। नहीं, विरोध तो क्या कहेंगे भाई, परिवार था। अगर आप, मैं और आप दोनों भाई हैं और भाई रहेंगे। आज अगर मैं आपके लिए छोटे अल्फाज करूंगा तो वो मेरे लिए भी है, वो कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसी में ये बात आप, मैं थोड़ा और ऐड कर दूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जब मैं नेताओं से बात करता हूं तो इस तरह की चीज सामने आती है कि काफी लोग, हालांकि अब भी वो राजनीति में हैं वो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी लोग दोनों ही परिवारों में ऐसे थे, और ये बात वो परिवार भी कबूल कर चुके हैं, जिन्होंने आग लगाने का काम किया। उनका निजी हित हो सकता था, लेकिन सतीश यादव उन लोगों में से हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये किया कि ठीक है राजनीति अलग होगी, ये होगा, बट ये चीजें मत करो। आप बकायदा उदाहरण देकर बताइए, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है। नहीं, मैं तो चलो अपने स्वार्थ की बात कर लूँ। मेरी सोच तो ये थी कि भाई परिवार एक रहेगा तो कहीं ना कहीं इसको हमारे को भी राजनीतिक लाभ मिलेगा। हमने भी अपना जीवन लगाया है और अपना सब कुछ लगा के 14 तक पार्टी को सींचा, खड़ा किया और फिर आगे भी करने का प्रयास। और जब अच्छा समय आता है कि भाई जो लोग काफ़ी साल से, चाहे लोक दल के चाहे मेरे साथ, मैं पर्सनल एज इंडिविजुअल भी बात करूं कि मेरे साथ भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत साल से मेरे साथ लग रहे हैं कि सतीश यादव भी कभी बनेगा तो इस इलाके में कुछ कराएगा, कोई हमारे बच्चों को इंडस्ट्री में बात करेगा, कहीं नौकरी में सिफारिश की बात करेगा, कहीं जो गरीब आज भी ये सोचता है कि भाई हमारा कोई नहीं है तो हम सतीश के साथ लग रहे हैं, तो बट नेचुरल है कोई हमारा भी गुलाबी पीला राशन कार्ड बनेगा, कहीं हमारे को भी कोई राज का जो हिस्सा है उसमें कहीं हिस्सेदारी होगी। और हम जो सिफारिश के पीछे रह जाते हैं, योग्यता जो सिफारिश से दब जाती है, तो वो हमारे योग्य बच्चों की हो सकता है सतीश भाई सिफारिश कर दे, तो इस उम्मीद से आदमी एक लगा रहता है। तो वो मेरा चाहे स्वार्थ मान लीजिए, परिवार टूटना कभी अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ टूटना, कोई भी गिलास भी टूट जाएगा ये भी अच्छा नहीं, तो परिवार है तो उसका निसंदेह पूरे हरियाणा प्रदेश को नुकसान हुआ और खासकर लोक दल परिवार को नुकसान हुआ जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा के लोग थे। और उसका जो हमारे जैसे लोग जिनका कोई नहीं था, जिनको कोई पार्टी नहीं मतलब लेने को भी तैयार थी, हम जाने को तैयार नहीं, जैसा भी जो भी कुछ परिदृश्य था, हमने बड़ी मेहनत से चश्मे के निशान को, हरे झंडे को गांव गांव जाके हर किसी के दिल में जो यहाँ बंजर भूमि थी लोकदल के नाम पे, उसको हमने सिंचित करने का प्रयास किया था। और वो 1 मिनट में परिवार टूट गया तो उसका नुकसान हुआ। और परिवार, आप राजनीतिक विचारधारा आपकी अलग हो जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कभी भी ओछी शब्दावली दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। उसका लाभ नहीं होता, उसका नुकसान होता है। और जल और कुल मिलते हुए देर नहीं लगती। पता नहीं परिवार कब हो जाए। और भाई अजय के भी और भाई अभय के भी जैविक पिता तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही है, उन्हीं का तो खून है। और आप अपनी राजनीति कर लो, लेकिन एक दूसरे को कहीं छोटा, चाहे भाई अभय सिंह करे चाहे अजय सिंह करे, अपने आप को छोटा करेंगे। तो ये बात अगर कोई वहाँ जाके उनके परिवार के बीच में कोई करे, वो छोटा आदमी है कोई भी।
और मैं जो मैंने ये कई मौके आए, जब मैं उसमें विस्तार से कहूँगा तो थोड़ा सा छोटा मुंह है मेरा, बड़ी हो जाएगी बात। नाम कोट करके कह रहा हूँ, अजय सिंह इस तरह के बयान दे रहे थे, अब याचना नहीं रण होगा, और आपने उनको टोका, उनसे गुजारिश की कि ठीक है वो भाई हैं लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और मैं आपको याद दिला दूं, डेट शायद हो सकता है मैं थोड़ा दाएं बाएं हो जाऊं, शायद 1987 की वो रैली थी, 88-88 की, जब ताऊ का जन्मदिन मनाया जा रहा था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भाषण आज भी वो मिल जाएगा। ये जो पहरा जो श्लोक है ये भी उन्होंने उस रैली में भी कहा था। नहीं, वो सब हम जो, चाहे अजय सिंह भाई हो चाहे अभय सिंह हो, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सीखे हैं, हम भी उनसे सीखे हैं भाषण देना, तो हमने भी उनसे सीखा है। उनसे बढ़िया वक्ता तो कोई हरियाणा में मेरे ख्याल से तो आज भी नहीं है इस उम्र में। वो एक अलग विषय है, लेकिन वो, मैं अपने आप को आज भी मैं कह रहा हूँ, राजनीति एक अपनी जगह है, मुझे जेजेपी से भी कुछ नहीं चाहिए। कोई सोचता हो मुझे जेजेपी से चुनाव लड़ना, नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल है ही नहीं। ना मैं कोई जेजेपी से, मेरा एक उनसे अगेन कह रहा हूँ, एक पारिवारिक नाता है, था, है, और वो रहेगा आजीवन। एक भाई किसी भाई को मैं अगर कोई कह रहा हूँ तो टोक सकता है, वो उस बिहार पे मैंने भी कहा होगा जरूर कि भाई साहब, हम अगर शब्दावली को थोड़ा सा अच्छा रखे तो और लोगों को बेहतर, एक बार आप किसी के लिए बुरा कहो तो हो सकता है वो उस पर ताली बज जाए, क्योंकि आजकल लोग बुरा बहुत जल्दी सुनना चाहते हैं। आप अच्छी बात कहोगे तो हो सकता है मेरा विरोध हो जाए, उस नाते मैंने भी कहा होगा जरूर। अब आप कह रहे हो तो पता नहीं आपने कहाँ से, आपके पास ये डाटा है, कहाँ से ले आए हो, लेकिन मैंने भी ज़रूर कहा होगा कि भाई साहब, हम अगर अपनी अच्छी बात कहेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। हम, अभय सिंह हमारा भाई है, या आपका भाई हमारा भी है, और आज भी चौधरी अभय सिंह से चाहे मेरे राजनीतिक रिलेशन उतने अच्छे, पहले भी कोई मैं बहुत ज़्यादा उनके नज़दीक में कहूँ रहा, ऐसा नहीं रहा, लेकिन एक राजनीतिक के तौर के ऊपर में वो हमारी पार्टी के मुखिया थे चौटाला साहब, और जब भाई अजय सिंह जी जेल में चले गए तो उस नाते उनके नज़दीक भी रहा। तो और फिर परिवार तो मानता ही हूँ ना, अगर मैं अजय सिंह को, मैंने हमेशा डॉक्टर अजय सिंह जी को अपना बड़ा भाई माना, राजनीति में माना कि भाई इन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़ के लेके आए, तो उस नाते हम ये भी सोचते थे कि भाई चौटाला साहब हमारे पिता हैं, चौधरी देवीलाल इनके दादा हैं, तो हमारे भी दादा हैं, तो परिवार के लिए कोई छोटी बात किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, आपने अच्छा कहा। लेकिन अहिरवाल के साइड के नेता के दिल में चौधरी देवीलाल के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए और अजय अभय के लिए इतना कट्टर लगाव क्यों, क्यों वजह थी? मैं दूसरी रिपोर्ट बताता हूँ, और अगर जो मेरे पास रिपोर्ट है अगर आपको लगे कि ये झूठी नहीं है तो आप ऑन कैमरा बता भी सकते हैं। इतना ज़्यादा लगाव, जेजेपी बन गई, आप जेजेपी में आ गए, राम कुमार गौतम, उन्होंने चौटाला साहब के खिलाफ बोला, और उनमें से जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया उस मीटिंग के अंदर, जिसमें तमाम लोग थे, उस नेता का नाम था सतीश यादव। नहीं, वो दरअसल क्या है कि राम कुमार गौतम जी थोड़े से, उनकी बोलने का अपना अंदाज है, मुझे वो, मेरे को इस तरह के आदमी कोई पसंद नहीं है, कोई हो चाहे। आप, उन्होंने एक बार सर की उपाधि के ऊपर, राव की उपाधि के ऊपर, राय की उपाधि के ऊपर न जाने क्या क्या कहा, तो उसी बात को लेके मैंने ये जेजेपी को नमस्ते कहा, और ये कहा कि भाई या तो इनको रखो और या हमें, भाई हम जो कोई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी देवलाल के लिए, या अब सर छोटू राम को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उसकी वजह है कि आज किसानों को अगर साहूकारों से मुक्ति दिलाई तो सर छोटू राम दिलाई। अब आप सर को, आप चौधरी छोटू राम को अगर कोई हल्की बात कहो तो वो मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और मेरी बात आज सत्य भी होगी। बाकी लोगों ने क्यों बर्दाश्त किया? तो बहुत सारे लोग थे। अब पता नहीं, उनका उनका विषय है, वही कोई जरूरी थोड़ा ना सब उस पर बोले, मैंने अपना विरोध जता दिया वहाँ। और इतना विरोध की पार्टी ही छोड़ दी। हाँ, पार्टी छोड़ दी, और ये कह के कि या तो इसको 48 घंटे में इस बात का, भाई इसको राम कुमार गौतम से सवाल जवाब करे। हो सकता है दुष्यंत जी को, वो हमसे बड़े लीडर होंगे, उनको ज़्यादा पोटेंशियल लगे होंगे, सतीश यादव की नहीं होगी ज़रूरत, तो मैंने जेजेपी में यहाँ जिला अध्यक्ष था, मैंने उसका पद त्याग दिया। वो विधायक बन चुके थे या बने नहीं थे, टिकट देनी थी? चुनाव के दौरान की बात है, चुनाव हुए भी नहीं थे, चुनाव होने थे। नहीं, नहीं दी थी, उस टाइम टिकट भी नहीं बटी थी, टिकट वितरण भी नहीं हुआ था। वो जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था जेजेपी। अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने इस तरह की बात कही, तो मैंने उसका विरोध किया था कि आप सर उपाधि चौधरी छोटूराम को, हम कद छोटा था काम बहुत महान कर गए, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चौधरी छोटूराम की बुराई करे या चौधरी देवीलाल की बुराई करे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कर सकते हैं,
अजय सिंह अभय सिंह की कर देंगे लोग, तो देवीलाल की, चौधरी छोटूराम की कोई बुराई करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। वो हमारे लिए एक बहुत बड़े, आप ये समझ लिए मतलब एक तरह से भगवान के रूप में ही आए। उनके लिए जितनी बात कहो उतनी थोड़ी है, और बड़ी बात क्यों कहें हम, उनको दीपक दिखाना सूरज को, उनके बारे में बहुत ज़्यादा हो करके। तो उनको जब कहा तो मैंने अपना विरोध जताकर मेरी बात को राम कुमार गौतम जी ने सत्य सिद्ध कर दिया। आज वो जिस तरह के अल्फाज दुष्यंत चौटाला जी के लिए यूज़ करते हैं, मुझे तो आज वो भी अच्छे नहीं लगते, वो भी अच्छे नहीं लगते थे। आप उनकी पार्टी में कम से कम कुछ तो करो। ये जो आप जिस तरह की बात करते हो, वे आप उस टाइम क्यों आए जब तो आप दादा बन गए। आप मतलब मुझे जो जो इस तरह के चरित्र हैं जिनको बोलना ही बोलना है ऐसे, वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप कैप्टन मन्नू बार बार कह चुके हैं कि भाई इन्होंने स्वार्थ के लिए नकली दादा बना लिया, फिर उसको भी छोड़ दिया। हालांकि अभय सिंह ने भी बात वो बार बार कही। चलो, मैं कैप्टन अभिमन्यु सिंह के बारे में नहीं कहता, लेकिन मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको बुरा लगा? आप अजय सिंह को अपने भाई के भाई मानते थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपने पिता तुल्य है, लेकिन जब उनको पता लगा कि भाई सतीश यादव ने इस मुद्दे पे विरोध जताया, छोड़ के चले गए, उन्होंने आपसे बात नहीं की? नहीं, बात की, उनका दुष्यंत जी का फ़ोन भी आया, मैंने बात नहीं कर पाया, और मैंने अपनी भावना रख दी, और फिर मैंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। और आज ही मैं कहता हूँ कि आप किसी के साथ रह लिए हो तो किसी के भी साथ आप अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा मत कहो। आज मैं अजय सिंह जी से मेरा एक, मैं कह रहा 89-90 से मेरी उनके साथ एक एसोसिएशन है। मैं उसको दोस्ती का नाम दूं, भाई बंदी का नाम दूं, या जानकारी का कुछ भी कहो, चाहे राजनीतिक रिश्ता मान लो, कुछ भी मान लो। और राजनीतिक रिश्ता था भी नहीं, मैं 89 में कुछ था ही नहीं, तो मैं, मेरा क्या राजनीतिक रिश्ता हो, बच्चा था मैं। लेकिन उनके लिए भी कभी छोटे अल्फाज यूज़ नहीं करेंगे कि वो आज बड़े हैं मेरे लिए, और बिना उनसे किसी स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं मेरा उनसे, ना मैंने उनकी पार्टी में जाना, ना कोई टिकट लेनी। उनके लिए भी कभी, जिस तरह से राम कुमार गौतम जी ने एक, अब आपको कोई शिकायत है, कोई और है, तो वो आप अपनी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करो, वो आपका विषय है। लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। इस ये बात मेरी एक नाराज़गी का बड़ा कारण थी, और आज वो मेरी बात को सत्य रोज सिद्ध करने लग रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा, जेजेपी छोड़ी, बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी भी लंबे समय रास नहीं आई। नहीं, बीजेपी ने, खैर मैं अपने स्वार्थ के लिए आया, मैं तो बड़े खुले दिल से कहता हूँ। मैं तो ये भी नहीं कहता कि कोई बनावटी बात है ही नहीं, कर ही नहीं रहा, आप भी नहीं कर रहा। सतीश यादव के बारे में जो मैंने जाना आपके यार मित्रों से, हालांकि वो यार मित्र दूसरे वाले भी हो सकते हैं हर तरीके के, कि भाई सतीश यादव जो बोलता है मुंह पे बोलता है, बेबाक बोलता है। नहीं, मैं तो कह रहा, मैं स्वार्थ के लिए आया। कई बार चुनाव में दिक्कत भी हुई है सच्चाई बोलने की। आप हो तो यादव भाई अहीरवाल नेता ना, लेकिन ये नहीं कि भाई मैं मेरे यादव भाई, और क्योंकि खासकर इस इलाके की बात करें तो दो बड़े राजघराने, दो बड़े परिवार वहीं राजनीति घूमती रहती। नहीं, मैं 36 बिरादरी मानता हूँ, 35 नहीं मानता। कई लोग 35 बिरादरी की बात करते हो, मैं नहीं करता। मैं मानता हूँ बिरादरी या तो 36 है, नहीं बहुत ज़्यादा है, 36 नहीं, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर टोटल गिनने लगोगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक मैसेज दिया, 36 बिरादरी के लोग, उसमें एक बिरादरी को सबको अपना राइट है, अधिकार है मांगने का। तो मैंने, 3 लोगों ने, जो यहाँ के सो कॉल्ड बड़े लीडर हैं, उन्होंने, किसी ने झज्जर में जा, किसी ने और जाके पता नहीं क्या क्या जाटों के खिलाफ या किसी के खिलाफ, एक भाई गुजरों के खिलाफ क्या क्या बयान दे देते। मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। गलत चीज़ गलत है, चाहे वो जाट करे, चाहे वो अहीर करे, चाहे कोई मुसलमान करे, चाहे कोई हिंदू करे। किसी का भी हर्ट करना, किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, किसी भी मानव जाति के लिए खतरा बनना, वो चाहे कोई कास्ट हो, वो अपराधी है। वो चाहे सतीश यादव हो, चाहे आप हो, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे उसकी जाति धर्म कुछ भी, अपराधी केवल अपराधी है। और हम उसको जातियों में ना देखें, धर्म के नाम पे ना देखें, ये हमेशा रहा। और मेरे लिए कोई जाति और धर्म बड़ा नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म मेरा संविधान है, मेरा भारत का तिरंगा है। सबसे बड़ा है अपना तिरंगा। अपन उसी से अपने को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जो संविधान बनाया हुआ है, गर्व है कि हम उस भारतीय संविधान के अनुसार चलें, और उस पर गर्व करें कि हमारा संविधान सबको समान अधिकार देता है, सबको बोलने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जो किया, जो बहुत मेहनत और एक शिद्दत के साथ हमारे बुज़ुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी, जो अपनी शहादत दी, हज़ारों नहीं लाखों लाखों लोगों ने बड़ी मुश्किल से, ये जो झंडे में आपको रंग तो दिखाई देते हैं, लेकिन मेरा लाल रंग भरा है, उसमें खून ही खून है हमारे बुज़ुर्गों की शहादत का। तो वो इसलिए नहीं दी थी कि हम ये इन अंग्रेज़ों से, केवल अंग्रेज़ों से नहीं,
आज की जो बुराइयां हैं इनके साथ भी हम लड़े, आज भी उस लड़ाई की ज़रूरत है। तो बहुत लंबा है विषय, अब आप पता नहीं मेरे से। सतीश यादव का जाटों से इतना लगाव, इतना कट्टर लगाव कि जाट आरक्षण का समर्थन कर दिया बिना नफा नुकसान देखे। नहीं, मैंने समर्थन और नहीं समर्थन नहीं किया। मैंने आपको क्या कहा कि मैंने कहा प्रत्येक आदमी को अपना हक मांगने का वो अधिकार। मांग रहे तो वो गलत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। उनका विरोध करना, पंजाबी भाई मांगेंगे उनका विरोध करना, राजपूत भाई मांगेंगे उनका विरोध करना, ये विरोध अपने आप कमेटियां बनी हुई है वो देखेंगे। और आज तो सबसे सबसे बड़ी मांग चल रही है कि जिसकी जितनी जितनी जिस कास्ट की जितनी उतनी सबको ही दे दो ना आरक्षण में अधिकार, झगड़ा ही खत्म हो जाए। जिसकी जितनी संख्या उसी आधार पर दे दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो मैंने केवल जाटों की बात नहीं है, अगर मैंने सिर्फ जाटों के लिए, मैं तो कभी भी अगर कोई मैं कहता हूँ या तो बिरादरी 36 है जो बुजुर्गों ने बताया है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा है, उनको आप गिनने लगोगे तो उनकी आपका पेज भरते चला जाएगा, असंख्य है, मतलब इतनी हो जाएगी। तो इसलिए जो बुजुर्गों ने कहा है कि बिरादरी 36 हो, 36 को एक को कम मत करो, मेरी हमेशा यही रही। और मैं तो यहाँ भी जब कभी जिला परिषद का अध्यक्ष था वकीलों का, तो मैं कहता था यार इनके हीरों के तो बहुत नेता हैं, कोई एक आधा जाटा को मान लो, मैंने मान लो कोई इनकी छोटा मोटा, मैं इनके लिए, और कुदरती मेरा ये गोत भी ऐसा है जाटा वर्ग का वो लंबा, तो मैं वो मैं तो ये नहीं कहियो आपकी इस बात से हो सकता है मेरे किसी भाई को तकलीफ हो, मेरी भावना वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जात नहीं जमात बड़ी है, जमात बड़ी है, और जो जात जात की बात करता है वो कमज़ोर व्यक्ति है। हम अहिरवाल राजनीति की बात करें, एक राव इंद्रजीत का परिवार, उनके फादर साहब का लंबा वो रहा, कैप्टन अजय यादव का परिवार। हालांकि समय समय पे बहुत सारे लोगों ने इनके विरोध भी किया राजनीतिक रूप से, कि भाई कहीं न कहीं एक बार वो की राजनीति को छोड़ के कुछ अलग हम लड़के राजनीति में चुनाव में जीते और कुछ अलग करके दिखाएं। एक उसमें अगर हम नाम जोड़े तो रघु यादव आपके रेवाड़ी से ही है, जलनायक के नाम से उनको जाना भी जाता, आंदोलन भी चलाया था। और जिस दौर का जिक्र आपने किया, आपने नाम भी लिया था, 87 में वो विधायक बने देवलाल की सरकार में, लेकिन इस्तीफा दे दिया। जल्दबाजी कर गए। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, छात्र जीवन से राजनीति में, सड़क की राजनीति करके विधानसभा तक पहुँचे। अब उनके कुछ कारण रहे होंगे। मैं जिस चौधरी देवीलाल को अपना वो मान रहा हूँ आदर्श, वो उनके विरोध करके, अब वो समय चक्कर होता है कई बार, पता नहीं परिस्थिति क्या करा रही थी या क्या कराना चाह रही थी। रघु यादव जी इस्तीफा नहीं देते तो शायद चीज़ें अलग होती, आज चीज़ें अलग है। अब वो शायद पता नहीं मुझे उनको इस बात का मलाल है या नहीं है, क्योंकि मेरी कभी बहुत विस्तार से उनसे बात नहीं हुई। लेकिन मैं कभी सोचता था जो रघु यादव जी बोलते हैं शायद मैं भी बोल लूँ। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, हालांकि उनसे भी फिर अगेन वो मेरे सामने यहाँ विधानसभा के चुनाव भी आमने सामने भी हम लड़ लिए, मुझे उनसे कोई राजनीतिक ये भी नहीं, कोई अब उनसे किसी महत्वाकांक्षा के कारण उनके लिए यहाँ कह रहा हूँ, वो भी कोई बात नहीं है। बाकी वो एक, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था, और वो कैसे जल्दबाजी कर गए ये आज भी मतलब मेरे जहन में क्वेश्चन मार्क है, कि वो होते तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर होती। उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े सब हारते गए। हाँ बस वो नियति, मैंने कहा ना कई बार नियति अपना रूप दिखाती है, तो वो लोकसभा विधानसभा सब हारते चले गए, और परमात्मा उनका स्वास्थ्य उनका भी अच्छा रखे। बाकी इंटेलिजेंट, मतलब मैं कहता हूँ कि मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं, अगर एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई की बात करें और इंटेलिजेंसी की बात करें। अब वो आज अब राजनीति में नहीं है, तो मैं, हो सकता है कोई दूसरा रघु यादव बहुत अरसे के बाद यहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा ये भी कोई पता नहीं है। इसी अगर हम अहिरवाल बेल्ट की बात करें, सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ना कि बीजेपी की जब पहली बार सरकार आई हरियाणा में, बहुत बड़ा योगदान था। और भी पहले भी जो सरकारें रही हैं तो उसमें अहम फैक्टर रहा, राज्य में भी रहे, काफ़ी अच्छे पदों पर भी रहे, काफ़ी भारी भरकम महकमे रहे, खासकर दो राजघरानों के तो। लेकिन फिर भी आपका जो अहिरवाल का इलाका है, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हमारे साथ, अगर मैं आपको बहुत पीछे लेके चलूँगा, बहुत पीछे,
हालांकि बहुत छोटा मुँहर बड़ी बात हो जाएगी, शायद कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी ना लगे, तो उनसे मैं पहले आपके द्वारा माफ़ी मांग लूँ। माफ़ करना अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। लेकिन मैं खासकर नौजवानों को संबोधित, अगर वो आपका इंटरव्यू कभी देखे सुने और उनको कभी सुनने का अवसर मिले, तो ज़रूर मेरी एक बात पे मनन और चिंतन करें कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ या गलत। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी गलत हूँ, दोनों ही बातें, किसी की नज़र में ठीक, किसी की गलत। इस अहिरवाड़ का इतिहास बहुत पुराना है। चाहे मैं यहाँ बात करूँ दाऊ, बलराम जी की ससुराल, हेमचंद्र विक्रमदित्य की नगरी, जिनको हेमू बक्काल के नाम से जानते हो, यहीं कतोपुर में उनकी हवेली है। और राव तुलाराम की कर्मस्थली, राव तुलाराम का गृह क्षेत्र, राव गोपाल देव का गृह क्षेत्र, शहीदों की भूमि, जिसका आज भी कोई ना कोई जवान देश की शहादत में ज़रूर काम आ रहा होगा, अपने बलिदान दे रहा होगा जब भी कभी ज़रूरत पड़ी। हम किस तरह से पिछड़े, अगर आप बात करोगे, जब मैं इस रामपुर हाउस से लेता हूँ जिनका आपने पहले जिक्र किया, राव बलबीर सिंह जी तक का मुझे इतिहास पता है। उससे पहले चलो उनके कौन कौन आए वंशावली मुझे इतना नहीं है, ना मैं कोई उसका लेके के बैठा, लेकिन मुझे राव बलबीर सिंह जी तक पता है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हम बच्चे थे जब वहाँ आश्रम में जाया करते, तो वहाँ से थोड़े जुड़े हुए थे, तो इस नाते देख के आया करते। यहाँ आश्रम है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जहाँ हम बैठे, तो वो राव बलबीर सिंह ने यहाँ पहली अछूत पाठशाला खोली, पहली अछूत पाठशाला। मतलब उनका ये मानना था कि शिक्षा से हम छूत और मतलब अछूत को भी दूर कर सकते हैं। छूत और अछूत का जो भेद आज भी है, आज भी है टिल टुडे, उस टाइम कितना रहा होगा, उस टाइम प्रयास के 1930 के आसपास। तो उन्होंने अछूत पाठशाला खोली, एक वहाँ तालाब बनाया, एक बच्ची लड़कियों के लिए स्पेशल पढ़ने के लिए जगह बनाई, महिला शिक्षा के भी पक्षधर रहे। तो आप, हमारे बुजुर्गों की सोच तो बड़ी थी। उसी के पैरेलल हमारे यहाँ फिर आहिर शिक्षण संस्थान बने, उसी के पैरेलल रोहतक में जाट शिक्षण संस्थान बने। 1952 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। राव मोहर सिंह जी जैसे लोग जिनने शिक्षण संस्थानों की नींव डाली और जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया, उनकी सोच ये थी कि भाई हम यहाँ बच्चों को उनकी, भाई आप किसी भी समाज को आगे तब बढ़ा सकते हो जब आप उसको शिक्षा का ज्ञान दोगे। जब आपका बच्चा शिक्षित होगा, निश्चित तौर पे उस टाइम अगर कोई मैट्रिक होता था तो उसको थानेदार भर्ती कर देते थे, बगैर किसी टेस्ट के, उसके इंटरव्यू के, पढ़े बीए पास मिल जाते तो कुछ भी लगा देते थे। तो उस टाइम उन्होंने सोची कि महिला को पढ़ाएंगे और गरीब को, बच्चे को पढ़ाएंगे, जो छुआछूत का जो भेद था उसको पढ़ाएंगे, तो ये गरीब कैसे पीछा छूटेगा मेला ढोने से। मेला ढोने से पीछा जब छूटेगा, जब हम इनके बच्चों को एजुकेशन देंगे, तालीम देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके बड़ा काम करेंगे अपने आप। आज किसी जो वाल्मीकि समाज है, अगर उनका कोई आईएएस आईपीएस लग रहा है, तो क्या आप उनसे कोई अभय तभय से बात कर सकते हो? उससे कर सकते हो जो बेचारा आपकी गली में सफाई कर रहा था। तो राजा राव अपने बहादुर साहब की, बलबीर सिंह जी की सोच रही कि वो ऐसा करें, और उन्होंने करने का प्रयास भी किया। उसमें कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ आए, और मुँह बोली बेटी या बहन महात्मा गांधी जी की, वो भी यहाँ हिंदी सीखने आई। नहीं, 1930 से के आसपास, मतलब देश आज़ादी से पहले। अब मुझे एग्जैक्ट उसका टाइम पीरियड नहीं है, मैं उसको कोई कहे कि तो मैं गलत को, मुझे नहीं पता टाइम पीरियड का, ऐसा मैंने सुना है। ये इतिहास रहा, आप भी पता करोगे, आपको ये मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी, मैं डेट भी ला दूंगा। कोई, मैं, मुझे नहीं पता था आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो, नहीं तो मैं इसकी तैयारी के साथ भी आ जाता, मैं आपको डेट बता देता। अब उसके बाद हमारे इलाके को इस तरह से डिज़ाइन किया गया, आपके वहाँ जाट संस्थान बने। आज उस जाट संस्था जो है, जिसमें जितने भी रोहतक में कॉलेज स्कूल जो भी आते हैं, उसका प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हो सकता। चाहे हुड्डा साहब वहाँ 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, उसके प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उसको जाट ही संभालते हैं, वही मेंबर चुनते हैं। हमारे यहाँ अहिर कॉलेज जो अहिर संस्थान है, अहिर जो भी शिक्षण संस्थान, उसमें एक परिवार के 5-7 मेंबर, नहीं रबड़ स्टैंप भी नहीं कह सकते, रबड़ स्टैंप तो चलो मुझे बना दिया सतीश यादव रबड़ स्टैंप है, खुद ही है, स्टैंप ही खुद है, तो उनके पास है वो अधिकार। और मेरा ये मानना रहा कि आप, मैं जो मूल जो बात है, अहीर जाट को अपना कंपटीटर मानता है, क्योंकि हम शरीर से एक जैसे हैं, दोनों हम खेतिहर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, खेत में काम करने वाले, और दूसरे हम बंदूक चलाने वाले सीमा पे।
सीमा पे जवान और खेत में किसान, अहिर, सैनी, गुजर, जाट, ये सारी एक से मिक्सअप हैं। हम यही काम करने वाले हैं। इवन राजपूत को भी आप जोड़ सकते हो हमारे साथ। तो हम इस तरह के लोग हैं। तो हमारे को किस चीज़ से वंचित रखे गए इस इलाके को? आपके वहाँ तो शिक्षा का निरंतर बढ़ावा किया गया और महिला शिक्षा पे जो हमारी सोच थी उस टाइम में राव बलबीर सिंह की, उस सोच को दबा दिया गया। यहाँ की महिलाएं नहीं पढ़ पाए, उसके लिए कोई मतलब नहीं खोले गए शिक्षण संस्थाएं। अगर कोई बड़ी शिक्षण संस्थाएं खोली जाती, आज भी मुझे बड़ा दुख हुआ, हुड्डा साहब के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले यहाँ कोई एक कॉलेज नहीं था गवर्नमेंट जिसमें हम ये कह सकें कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट था। एक अहिर कॉलेज था, केएलपी अहिर कॉलेज में हम जब पढ़ते थे साइंस की कॉमर्स की आधी से बढ़ क्लासें नहीं होती थी, लगती नहीं थी, क्लासें होती नहीं थी, सब्जेक्ट ही नहीं था। केएलपी कॉलेज था, वो संस्था उस बढ़ रही है, वो शहर के लोगों का मैक्सिमम लोगों का पैसा और उनका सहयोग था, तो वो अपने आगे बढ़ाते रहे। पैरेलल आपके यहाँ जाट शिक्षण संस्थाएं लगातार बढ़ती रही और जाटों ने एक बात पे जोर दिया, हम जो जाटों का मुकाबला करते हैं, ये मुकाबला हमने शिक्षा के मामले में नहीं किया। हम अपने क्षेत्र में जो हमारे नेता शिक्षण संस्थान खोले, उन्होंने तो अपने, चाहे चौधरी छोटू राम हो, चाहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, जितने भी आपके नेतागण जो रहे बड़े लीडरान, उन सब ने अपने यहाँ शिक्षा के ऊपर जोर दिया। शिक्षा के ऊपर जोर दिया तो जब एक कोई बच्ची पढ़ती है तो दो घरों का भला करती है, एक अपने ससुराल का, एक अपने मायके का। और मैं ये कहता हूँ, मेरी बुआ, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल नहीं था उस टाइम में, तो अनपढ़ है, उठा टेक है। बहनें 5-7 स्कूल था, तो जो ताऊ की बेटियां हैं वो 5 वहाँ पढ़ गई क्योंकि 5वीं तक का स्कूल था। हम बहनें छोटी थी, हम रेवाड़ी आ गए, फादर साहब एडवोकेट थे, तो हमारी बहनें ग्रेजुएशन कर गई। अब नंबर मेरा आया तो बेटी पीएचडी कर रही है। भाई जो जैसा जैसा माहौल मिला वैसे वैसे एजुकेशन में बढ़ावा मिला। तो हमारे यहाँ सिद्धरावली है, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज है रावलाल सिंह, तो वहाँ बच्चियाँ, हर बहू और बेटी ग्रेजुएट है। आप ऐसी कवाड़ी में है, जहाँ जहाँ हम पहले बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे। अब जहाँ खेल में भी आपकी महिलाएं, जो जाट क्षेत्र की महिलाएं, वो क्यों आगे है कि जब वो स्कूल कॉलेज में गई तो उनको वहाँ खेलने का अवसर मिले। हमारे यहाँ गई नहीं तो हमारे यहाँ क्या खेलेगी बेटी? ज़्यादा से ज़्यादा ढाकला, उलंगड़ी घोड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या नाम, बैठ के भाई पींग झूले पे पींग ले, तेरी सासू की नाक तोड़ लूँ, लय कर लूँ, पींग झुलाते हैं साउंड में। मतलब ये जो पारंपरिक खेल है जिनका कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, परंपरागत जो गाँव में छोटे मोटे थे वो। अब आपके यहाँ जो बच्ची स्कूल में पढ़ने गई, वो स्कूल गेम में गई, फिर वो कॉलेज में गई, फिर वो यूनिवर्सिटी में खेली, फिर वो स्टेट के लिए खेली, फिर वो देश के लिए खेली, फिर वो इंटरनेशनल खेल के आई, तो वो देश का नाम करके आई। और मैं कहता हूँ कि यही खाली इसमें अब फिर वहीं आऊँगा कि ये जाट की बात नहीं है। हमारे यहाँ भी तो जाट है, उनका विकास नहीं हुआ, उनके बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इलाके में भाई जाट रहीर में कोई फर्क है ही नहीं। वो बेटियां भी तो यही थे ना, वो भी नहीं भेज पाए बाहर, जिन्होंने भेजी वो कामयाब हो गए। अब इसमें कास्ट का फर्क नहीं है, इसमें फर्क ये है कि हमारे इलाके में इन्फा क्या था, मतलब नेताओं की सोच क्या थी। आपके नेताओं की सोच आगे थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अपने आप के माध्यम से अपने यहाँ के लोगों को, खासकर अहिरवाड़ क्षेत्र के युवाओं को, गाली देने से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। लड़ो और देखो, मनन करो, चिंतन करो इस बात का कि हम कहाँ पीछे रहे। हम किसी जाट ने या किसी गुजर ने पीछे नहीं किया, हम अपने कर्मों ने, हमारे नेताओं ने पीछे किए। उस बात पे जोर दो। और हो सकता है मैं तो बोलता बोलता चला जाऊं, शायद पता नहीं आप किसी मंजिल तक पहुंचाओगे नहीं। कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। आज भी अपने जो कुछ जीवन में आप ये सोचो कि आपकी लड़ाई लड़ने का मन नहीं लड़वाना चाहते, कोई विषय नहीं है। अपना काम अपना वो ठीक है, मैं चाहे किसी सरकार में रहूँ ना रहूँ, मेरा अपना, मैंने अपना व्यापार, मेरा काम, मेरा धंधा मेरा ठीक है। और मैं अपने लोगों को, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं फ़ख्र करता हूँ और वो मुझ पर फ़ख्र करते हैं कि मैं उनमें, उनके लिए अगर सतीश यादव का खून का एक कतरा भी हो तो उसको खड़ा हो जाता हूँ, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई विषय, कुछ भी विषय इस इलाके में आया हो। सतीश यादव ने तो वहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के आगे खड़े रहा हूँ, अपने दिखाया कि भाई मैं आपके लिए हूँ और मेरी सांस आपके लिए है। अगर इस सांस पे ब्रेक भी लगाना चाहो तो तैयार हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नेताओं से बचो जो आपको बरगला रहे हैं, जो आपको केवल और केवल अपनी शिक्षण संस्थानों को बढ़ा रहे हैं, और एक आदमी शिक्षा के विस्तार को खत्म कर रहा है, शिक्षा को रोक रहा है, शिक्षा पे ताले लगा रहे हैं। और अगर ये शिक्षा पे ताले नहीं लगते तो निश्चित तौर पे मेरी बुआ और बेटी पढ़ती। हमारे यहाँ से आज एक भी जर्नल नहीं है,
आपके झज्जर से तो बने हैं, रोहतक से बने हैं जनरल फौज के। हमारे यहाँ तो एक लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं अपने जनरल JBS यादव अचीना से। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो भी भिवानी के पास के हैं, वो हमारे यहाँ के वो भी नहीं, वो भी कहीं जाटू अहीर हैं, जटवाद में है तो मिक्स हो गए, तो जाटू अहीर हैं वो भी, तो वो वहाँ अपने वहाँ से हैं। और एक हमारे DGP साहब भटोरिया साहब हुए। बाकी हमारे यहाँ तो अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जहाँ भी जो हमारे यहाँ शिक्षण संस्थाएं हैं जितनी भी, चाहे वो मेरे यहाँ का उमा भारती स्कूल है, चाहे होली चाइल्ड स्कूल है, चाहे हिंदू हाई स्कूल है, चाहे आपका RPS स्कूल है, चाहे आपका ये सैनी स्कूल है यहाँ, चाहे और भी, चाहे यदुवंशी है, चाहे यूरो है, चाहे DPS है, एक अच्छी ब्रांच यहाँ उसकी भी खुली हुई है, और अनेक जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँ, जो गांव-गांव में जिन्होंने हमारे बहुत से मित्रों ने, मेरे खुद के भी सिस्टर के वहाँ कोसली में है श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल वगैरह, और बहुत से मित्रों ने खोल रखे हैं, बहुत से उन लोगों ने गांव-गांव में, चाहे वो पैसे ही लेके, मैं कह रहा हूँ चाहे पैसे लेके उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। आज मुझे फ़ख्र होता है पिछली बार 19 UPSC में हमारे बच्चे आए हैं, 19 बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप सेलेक्ट हुए हैं, पहली बार है। और अब देखना आप अहिरवाड़ का क्षेत्र का ये जो हम कहते हैं, ये क्षेत्र जो हमारा दक्षिण हरियाणा जिसको कहते हो, ये आप देखना डॉक्टर, इंजीनियर, IITN, UPSC इसमें अव्वल रहेगा, क्योंकि हम कम किसी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमारे को माहौल नहीं मिला, हमारी बेटियों को माहौल नहीं मिला, हमारी माँ नहीं पढ़ पाई। अगर हमारी माँ पढ़ी लिखी होती तो निश्चित तौर पे आप यकीन मानना कि भाई हम भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हमारा विकास होता, ज़्यादा आगे निकलते। और जो हमारे जो सिपाही भर्ती हुए वो लेफ्टिनेंट भर्ती होते तो जनरल रिटायर होते, जो सिपाही भर्ती हुए ASI जो रिटायर हुए वो IPS भर्ती होते, DG रिटायर होते, जो कंपाउंडर है वो डॉक्टर बनते, PGIMS रोहतक जैसे के डायरेक्टर होते। तो जो हमारे को इन चीज़ों में जो वंचित रखा गया, भाई ये कर लो, भाई अपनी छोटी मोटी नौकरी फौज की कर लो और अपना 2-4 एकड़ ज़मीन इसमें जमींदारा कर लो, हमारे को यहाँ तक रोका गया, वो हम रुक गए। आज जो युवा पीढ़ी है उसमें करने की लगन है। अनेक गाँव के उदाहरण है, एक हमारा छोटा सा गाँव है यहाँ निखरी, एक लड़के ने जरा सी तैयारी करी CGL की और वो रोज़ गुड़गांव गया तैयारी, अगली बार खुद हुआ और उसने गाँव के अनेक बच्चे सेलेक्ट कराए, उसने एक रास्ता दिखाया। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी है, पॉलिटिकल विल की कमी रही, और उनको लगा जो भी, तो मैं अब वहाँ भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको लगा कि अगर ये पैंट कमीज पहन लेंगे और ये पढ़ लिख जाएंगे तो शायद तुम्हारा विरोध हो जाए, तुम्हारी वोट बैंक ना रह भी सच्चाई। जिस दिन मेरे इस क्षेत्र का युवा इस बात को समझ लेगा उस दिन इनका विरोध कर देगा, इनकी दुकान राजनीतिक बंद हो जाएगी। आज भी यहाँ के राजनीतिक आदमी किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरी बेटी। उनको आज भी अहिरवाड़ के किसी कोई धारोड़ा से गंदा पानी आता हो, अब अपने मैं आपको 2 किलोमीटर क्षेत्र से देख के आया हूँ, किस संघर्ष के साथ हम यहाँ तक 2 किलोमीटर चल के आए हैं, आप महसूस कर सकते हो। विश्व के मानचित्र पे सबसे गंदा शहर तो मेरा धारोड़ा, पॉल्यूटेड इंडिया में नंबर 1। अगर आप पोल्यूशन देखोगे तो नंबर 1 धारोड़ा में है, गंदा पानी आता है। अभी भी उसका समाधान नहीं हुआ, मुख्यमंत्री महोदय आए और वो कहीं वो लगवा गए बांध, समाधान नहीं है, कभी बांध टूटेगा फिर आ जाएगा, पुलिस का पहरा लगा रखे है, पुलिस बैठी वहाँ, फिर आ जाएगा। राजस्थान हरियाणा का डिस्प्यूट चल रहा है, उसको पिछले आज से नहीं चल रहा, ये नहीं कि इस सरकार में चल रहा है। हमारे भाई जो कैप्टन अजय सिंह जी जब थे परिवहन मंत्री, जब भी था, आज इनके बेटे भतीजा हमारा, वो बेशक चाहे जाके उसका विरोध करता हो, लेकिन उनके पापा के समय में भी था, जब नहीं किया विरोध। तकलीफ है इस बात की। आज ये शहर की जो हालात है, छोटे से छोटे शहर का बाईपास है, कोसली का भी है, कोसली हमारे सब डिवीज़न, एक छोटा सब डिवीज़न है हमारे, ना रेवाड़ी का है, ना बावड़ का है, और ना क्या नाम है इसका है आपके धारोड़ा का। मतलब हमारे यहाँ क्योंकि दो ही घराने राजनीति कर रहे हैं, और उनको बिना काम के वोट मिल रही है, तो उनको काम क्यों कराना है? उनको लगता है कि शायद विकास करा देंगे तो हार हो जाएगी। उनका काम यूँ चल रहा है और जनता का यूँ चल रहा है, जनता अपने दुख दुख के सरक के जा रही है, और वो इसलिए कि हमें कुछ करना नहीं है, हमारे किस बात पे वोट मिल रही है, उनको यूँ वोट मिल रही है। जनता को शायद ये तकलीफ सहने की आदत पड़ गई है, तो दोनों यूज टू हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे के हम पूर्व के अपना काम चला रहे। ये आपने काफ़ी डीपली बताया इस अहिरवाल बेल्ट के बारे में, और खासकर फैक्ट के साथ बिल्कुल उदाहरण देकर भी कैसे बाकी हरियाणा से आपका ये इलाका पिछड़ा रहा है, उसकी वजह क्या रही, आप बिल्कुल गहराई तक गए। लेकिन मैं दक्षिण हरियाणा की बात छोड़ दूं, बाकी हरियाणा में जो जिक्र होता है इन राजघरानों को लेके, मैं नाम कोट कर रहा हूँ, राव इंद्रजीत फैमिली को लेकर या कैप्टन यादव को लेकर, कि आखिर ऐसा क्या है कि जैसे पुराने समय में होता ना कि राजा राजा की प्रजा, भाई राव इंद्रजीत ने जिस तरफ देख लिया, जिस तरफ गर्दन मोड़ दी, सब उसी की तरफ चल पड़ेंगे। हालांकि गुलामी शब्द ठीक नहीं रहेगा प्रयोग करना,
लेकिन बाकी हरियाणा में चर्चा होती है कि वहां तो बस ये चलता है, क्यों? हम गुलामों के गुलाम रहे हैं ना, तो हमारे अंदर से वो चीज़ गई नहीं है। और अब पता नहीं कब नौजवान आज का लड़ना चाहता है, कई बार परिस्थिति साथ नहीं देती। अब राव इंद्रजीत सिंह समय के साथ चेंज हो गई। उन्होंने अपनी पार्टी, कभी इनकी खुद की पार्टी थी, कांग्रेस में विलय किया जब पूरे देश में कांग्रेस की एक लहर सी चली थी। फिर ये कांग्रेस में रहे एक लंबे अरसे तक, मेरे ख्याल से 27-28 साल शायद कांग्रेस में रह गए। अब ये 2014 से लेकर अब 10 साल इनको भारतीय जनता पार्टी में हो गई। तो वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मिल रही है और मिल ही रही है। तो अब वो उसमें कई बार आदमी ना चाह के भी दे देता है, कभी देश प्रेम के नाम पे, कभी मोदी जी के नाम पे, कभी वो जो मैंने फैक्टर बताया आपको जाटों के ड्रग के नाम पे, कभी वो जाट आ जाएंगे भाई यूँ कर लेंगे। वो जो ये राजनीति ये बखूबी करना जानते हैं, हमसे बेहतर करना जानते हैं और हमसे बेहतर लोगों की नब्ज़ को समझते हैं, कब क्या कहना है। हो सकता है मैं तो इतनी लंबी इंटरव्यू में कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ जो लोग सुनना चाह रहे हो, लेकिन ये नहीं ये कार्यक्रम ही ऐसा है क्योंकि सबको पता है कि सच्चाई क्या है, और आप इस चीज के लिए जाने जाते हो। जो मैंने पता किया कि सतीश यादव दिल खोल कर बोलते, चाहे कोई भी बात हो। सच्चाई सुनना नहीं चाहते ना लोग। कई मैंने यही तो कहा है कि मैं कईयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, यही तो कह रहा हूं, मैं सचित बोल रहा हूँ कि जो लोग सुनना चाहते, जो लोग मेरे से जो कहलवाना चाहते हैं, हो सकता है मैं वो ना कह के कुछ और बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं इस टाइम आपसे क्या बात कर रहा हूँ। जो कह रहे हो मैं बड़े दिल से उन बातों के जवाब दे रहा हूँ, बिना किसी यहाँ दिमाग लगाए। जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, जो मेरे मन में आ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ। ना मैंने कोई आपसे लिखित में लिया, ना मैंने पूछा आप क्या पूछोगे, ना कोई मेरी कोई आपकी ये हुई कि पहले लिख के रख लो जी ये सवाल करें, ना। मेरे मन में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को पब्लिक की नब्ज़ का पता है, शायद हमें वो समय के साथ चलना नहीं आता। नहीं तो और फिर नेता दो तरह के होते हैं। एक होता है परिक्रमा करने वाला, परिक्रमा। मैं जाऊं दिल्ली में रोज़ लोगों की परिक्रमा करूं, लोगों की हाजिरी बनाऊं, उनके सामने कभी यहाँ से कोई घी ले जाऊं, कभी कोई और सामान, उनके जन्मदिन पे बड़े बड़े पोस्टर लगवाऊं, उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दूँ, अखबार में बड़ी ऐड दूँ और सिर्फ उनकी जाके उनको एक फूल और गुलदस्ता भेंट करूँ, कहूँ सब मैं तो साहब आपके नाम से हूँ, ये वो, और जनता को दरकिनार करे रखूँ, जनता आए तो मैं मिलूँ नहीं। और एक होता है पराक्रम कि जनता के साथ जब कोई आफत होगी तो मैं उनके साथ खड़े हूँ और मुझे चाहे उस बात पे नेताओं का विरोध करना हो मैं कर दूँ। तो अब पराक्रम कम जीतता है, परिक्रमा जो है वो हैवी रहती है। आज मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करता परिक्रमा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि पराक्रम की जीत कम होती है, पराक्रम में शहीद ज़्यादा होते हैं लोग। हो सकता है मेरा शहादत में नाम लिखा जाए, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्वभाव को कैसे बदलूँ? अब मैं अन्याय को नहीं देख सकता। मैं कोई मेरे कुछ भी कहे, मैं अपने कहीं साथी के साथ कहीं अत्याचार हो तो वहाँ जाके मैं ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैं आपको बचा लूँगा, कि मैं भी आपके साथ पिट लूँगा, लेकिन खड़ा ज़रूर हूँ, मेरी उपस्थिति है आपके साथ। और जब कोई ऐसी बात आई है तो मैंने हमेशा उस बात को साबित किया है और उसका नतीजा भी है कि वे लोगों ने मुझे MLA चाहे बढ़ाए नहीं बढ़ाए, लेकिन अपना भाई और नेता जरूर मानते कि मेरे 10 दिन के अंदर मेरी धर्मपत्नी नगर परिषद का चुनाव लड़ी और 10 दिन के अंदर इन्होंने 25,000 वोट के लगभग दे दी। जीतने 24,000 कुछ हमारी थी, जीतने वाले की 25 कुछ थी, मतलब हमारे को 15,000 जो भी वोट का डिफरेंस रहा उसमें हमारे को 10 दिन के अंदर, ना मेरे साथ कोई, मैंने किसी दोस्त व्यक्ति बाहर से किसी को नहीं बुलाया, वही फिर ना कोई शराब और पैसे का चलन किया, अपने सिंपल ढंग से अकेले चुनाव लड़े। सर्दी का समय था, एक ट्रैक सूट वो पहन के, लोगों ने खूब खूब मदद की। मतलब वो चुनाव भी अंतरात्मा में बसा हुआ है, लोगों के चेहरे बसे हुए हैं कि क्यों इतना लोग प्यार करते हैं। वो प्यार ही जो बांधे रखता है कि यार कुछ ना कुछ तो है। और इस बात की निरंतर लड़ाई लड़ेंगे, देखो भगवान हमारी कब तक परीक्षा लेगा। आपने कहा मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, जो गलत होता है उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ। कई बार तो लड़ाई लड़ते लड़ते सतीश यादव अकेले पड़ जाते हैं। मैं किसान आंदोलन का जिक्र करना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में, पूरा हरियाणा बंद था, पंजाब और हमारी राजधानी दिल्ली, उसके आर पार किसान बैठे थे लंबे समय तक, 1 साल से ज़्यादा वो चला। और यहाँ अगर कोई मजबूत आदमी बैठा था, या फिर यूं कहें जब पूरे हरियाणा में चर्चा हो रही थी कि ये जो अहिरवाल के जो लोग हैं ये धरना क्यों नहीं दे रहे, क्या ये किसान नहीं है, ये टेंट क्यों नहीं लगा रहे, तो उस टेंट को, उस आंदोलन को इस इलाके में लगातार जारी रखा, जिंदा रखा, टेंट नहीं उखड़ने दिए, बिना राजनीतिक नफा नुकसान देखे। उसका नाम भी सतीश यादव है। नहीं, एक जगह उखड़ गए, मैं नहीं था यहाँ,
और मैं कहीं बाहर गया हुआ था, और वो जाग के लोगों ने, यहाँ सावी नदी के पुलिये पे थे, वहाँ लोगों ने, अब लोग बड़े भोले भाड़े भी होते हैं, आप लोगों को बहका सकते हो, समझा नहीं सकते, तो बहका दिया कि ये विरोधी हैं, फलाना है, दिखड़ा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी सड़कें बंद, इनको हटाओ। तो इन्होंने सावी नदी से हटा दी, और उन्होंने फिर अपना परमानेंट बना लिया जाके खेड़ा बॉर्डर। तो इन्होंने वहाँ से हटाने का प्रयास किया। मेरे पास भाई योगेंद्र यादव जी, जो स्वराज इंडिया, एक उन्होंने अपनी पार्टी राजनीतिक दल बनाया हुआ है, इस टाइम वो भारत जोड़ो शायद कोई आंदोलन चला रहे हैं। तो उनका मेरे पास मैसेज आया, सतीश भाई एक बार देखना। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ लोगों को समझाया कि इतिहास जब कभी लिखा जाएगा तो आपका पूरे देश में गलत मैसेज जाएगा। किसान भाई जब पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं तो आप भी इनका साथ दो और इस तरह से विरोध मत करो। तो लोगों ने बात को माना, और फिर वो उनका जब पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन की समाप्ति हुई, उस तरह से वहाँ उनकी हुई, और मैं भी उनके आंदोलन पे समय समय पे 2-4 बार बैठ के आया। इतना ही मेरा योगदान है। मैं कहूँ मैं रोज़ जाता था, ये करता था, नहीं। मैंने ये कहा कि जब मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, मैं आपके बीच में सदैव। उन्होंने जब मुझे कहा, मैं वहाँ चला गया, और मेरा कोई बहुत बड़ा उसके लिए मेरा योगदान नहीं रहा, कोई बहुत बड़ा मैंने अपना वहाँ समय नहीं दिया। लेकिन जब उनको एक दिन ज़रूरत पड़ी, भाई योगेंद्र यादव जी ने मुझे बुलाया, और मैं वहाँ जाके जो अपना जो मुझसे हो सकता था करके आया। लोगों ने मेरी बात के फूल चढ़ाए, और वो आंदोलन कंटिन्यू रहा। बाकी हम सावी नदी पे यहाँ था, तो यहाँ से लोगों ने हटा दिया था, आस पड़ोस के गाँव के लोगों ने। तो मेरा ये था कि जब पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश का किसान आज इसके लिए बैठे हैं, पंजाब तक का किसान आएगा, और पूरे देश से लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। फिर उस बात को, चाहे वो हमारी बात उस टाइम की सही रही कि मोदी जी ने भी वो कानून वापस दिए, कहीं ना कहीं कोई बात होगी जब भी किसानों के सामने आई ना कोई बात, और किसानों की बात को सरकार ने माना और वो कानून वापस लेने पड़े। तो हमारा इलाके का भी अगर योगदान होता तो हम भी ये कहते कि हमने भी इस यज्ञ में आहुति दी। तो कई बार हम गलती हो जाती है, हो सकता है हमसे हुई हो। बाकी हमारे ऐसा नहीं है कि मैं अपने इलाके के लोगों के ऊपर बहुत गर्व करता हूँ, और इसलिए गर्व करता हूँ कि जब भी कभी देश के ऊपर कोई आफत आती है तो अहिरवाड़ का जवान सबसे आगे मिलता है। और कई बार परिस्थितिवश या लोगों को मिसगाइड करके कई बार राजनीतिक लोग अपनी बात मनवा लेते हैं, उसमें कहीं रही होगी चूक, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ और सब बढ़िया ढंग से चला। जी, मैंने जो इनपुट्स में ले रहा था ना, तो मेरे पास एक ये भी जानकारी थी कि मैंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया ना जब किसी से कि भाई उस टाइम में क्या रहा, तो उसमें आपका नाम कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, तो मैंने आपसे ये सवाल किया और उसका आपने बड़ी बेबाकी से और साफगोई से जवाब भी दिया कि जो सच था। अब बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी पे आ जाते हैं, रेवाड़ी जिले पर, रेवाड़ी शहर पे। राव इंद्रजीत के बारे में हमने काफ़ी बातें की, उनके परिवार के बारे में काफ़ी 1830 से 1930 से आपने वो सारी चीज़ें बताई। मैं बात करूंगा कैप्टन अजय सिंह यादव की। अगर कैप्टन अजय यादव को देखें तो अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो हरियाणा के अब तक के ऐसे इकलौते विधायक हैं जो लगातार 6 बार विधायक बने, एक ही सीट से, एक ही टिकट पर, एक ही सिंबल पर। उनके पिताजी शायद 2 या 3 बार बने, 3 बार, और अब उनके बेटे चिरंजीव राव, यानी कि 10 बार विधायक। और रेवाड़ी का ये हाल जो मैं खुद देख के आया हूँ। पानी सड़ जाता है ना एक जगह खड़ा रखो तो बड़ी बड़ी कहावत है, चेंज करो। प्रजातंत्र में हमेशा चेंज अच्छा रहता है। अब कितनी गर्मी चल रही है इस टाइम, हम ये उम्मीद कर रहे हैं सर्दी आ जाए, और जब बहुत ज़्यादा ठिठुरन होगी ना तो हम कहेंगे यार थोड़ी सी गर्मी आ जाए। तो जब हम मौसम को 6 महीने से 2 महीने ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप बहुत ज़्यादा लंबा समय किसी चीज़ के लिए लगाओगे। कैप्टन अजय सिंह का एक, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लंबा इतिहास है। उनके पिताजी ने यहाँ हमारे बुजुर्ग उस टाइम के राव वीरेंद्र सिंह जी को हराया 1952 में। तो बड़ी बात है, पहला चुनाव हुआ जब भारत देश में, पहला जब चुनाव हुआ तो राव वीरेंद्र सिंह जी को उन्होंने हराया, और 2-3 बार एमएलए रहे, 6 बार कैप्टन अजय सिंह, एक लंबा अरसा। लेकिन मैंने तो कैप्टन अजय सिंह को हराया, मैं दूसरे नंबर पर रहा, कैप्टन अजय सिंह तीसरे नंबर पर रहे। तो एक टेक्निकली तो मैं उनसे तो जीत गया, मैं बीजेपी से हार गया, अलग बात है। वो तो चलो, राजनीति में देखो प्रजा प्रजा मालिक है और लोग ही भगवान है, और कई बार भगवान से फैसले गलत हो जाते हैं। तो जनता जनार्दन जो फैसला करती है वो अपने विवेक से करती है, अब भी अपने विवेक से करेगी। मैं ये कैसे कह दूँ भाई आगे क्या करोगे, आगे जो उनको जचेगा वो करेगी। लेकिन जिस उम्मीद के साथ आप इतने बड़े, जब आप 6 बार बन जाते हो तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है।
उसको उसको कैप्टन अजय सिंह नाकाम रहे निभाने में। बड़े बड़े महकमे रहे, बड़े बड़े ओहदे रहे। नहीं, वो महकमे रहे ना, आपको मैं एक बाईपास पे लेके चलूँ, आप हंसोगे उस बाईपास को देख के। जेड बना दिया उसमें, जिग जैग बना दिया। और आज भी बाईपास चालू नहीं हो पाया, शहर के हालात। आज भी इनका खुद का मॉडल टाउन में घर है, मेरा भी वहाँ एक छोटा सा ऑफिस बना रहा हूँ, वो उसमें बेसमेंट था, अभी बारिश में वो पूरा भर गया, मतलब एक मंजिल तक पूरा भर गया। वहाँ से वो क्या है, को पानी नहीं निकल पाता, मॉडल टाउन में ही वो भी, अनफॉर्चुनेटली वो मॉडल टाउन में। तो बहुत सी कमियां हैं, लेकिन आज मैं इनको, अभी सब जानते हैं लोग, अब मैं उनको बार बार गाऊंगा ना तो ये लगेगा कि मैं खींच रहा हूँ इनसे। एक कमी ये भी है क्या, जो मैंने सुना है कि यहाँ पे वैसे तो कहा जाता है कि दो बड़े परिवार, लेकिन इनके बीच 20-20 चल रहा है सेटिंग। भाई आप लोकसभा लड़ो और आप विधानसभा देखो, ऐसा भी कोई फिक्सिंग होती है? कर लेते होंगे, बड़े लोग हैं, सब बड़े लोगों के बड़े काम। अब हमें तो ना ये फिक्सिंग आती ना कोई, हम तो जनता के साथ बात करते सीधी, ना कोई हैंकी फैंकी ना इफर बट। अब मेरी वाइफ का जो चुनाव था 2020 का, सब ने कहा जीत जाएगी, पता नहीं कैसे क्या कारण हुए कि कोई कह ही नहीं रहा था हार जाएगी, हार गई, स्वीकार है। अब चाहे वो कोई 2020 करके करे, चाहे वो फिक्सिंग करके करे, चाहे, लेकिन जनता जनार्दन ने हराया, किसी और नहीं हराया, तो इसलिए स्वीकार है ना। और जो उन्होंने किया, जनता जनार्दन का फैसला सदा बड़ा है, मैंडेट ने मतलब जनमत से हुआ है, तो इसलिए कोई मलाल नहीं होता। बाकी बस जनता से इतनी है कि मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी है, आप अपना खून दो, किसी को ज़रूरत है, आपका बहुत नज़दीक की मित्र, उसको अपनी अगर किडनी भी देनी है, किडनी की ज़रूरत है, जान बचानी, किडनी भी दो, लीवर भी दो, पैसा दो, मकान दो, ज़्यादा दो, लेकिन मत अपना ऐसे मत दो, मत सोच समझ के दो। आपके लम्हे लम्हे गुस्ताखी करते हैं और सदियाँ सज़ा भुगतती है। आप एक बार बटन दबाते हो 1 सेकंड के लिए, फिर 5 साल भुगतते हो। तो मैं कहता हूँ बेहतर, मैं अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कैप्टन अजय सिंह बेहतर नहीं है। क्यों नहीं कह सकते? जनता चुन रही है ना, तो बेहतर होकर जब ही चुन रही है। उनके राव वीरेंद्र सिंह को भी हराया तो राव अभय सिंह को बेहतर करके ही चुना ना। अब पता नहीं बेहतर कौन था, लेकिन जनता ने जो चुना वो बेहतर है। हम बेहतर नहीं है, अपनी नज़र में हो ना बेहतर, पब्लिक की नज़र में तो मैं बेहतर नहीं हूँ। पब्लिक की नज़र में तो कैप्टन अजय सिंह बेहतर था, या मुझसे बेहतर भाई रणधीर सिंह था। मैं और आज मुझसे बेहतर जो म्यूनसिपल कमेटी की मेरी वाइफ से अच्छी बेहतर जनता ने समझा, उसको चुन दिया बीजेपी की जो कैंडिडेट थी। तो मुझे उस बात का कोई अफसोस या गिला या मलाल नहीं है, लेकिन बस एक ही है कि एक बार इस रेवाड़ी के नाम पे वोट डालो, मेरी आवाज़ सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ में अगर आपको नज़र आता हो दर्द है, सच्चाई है, तो एक बार जरूर नहीं सतीश यादव को चुनो, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो इस रेवाड़ी के लिए सोचता हो, जो आगे आपका परिसीमन होगा 2026 में। तो कहते हैं 14 लोकसभा सीटें होंगी और 126 विधानसभा। उस टाइम में आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो, खासकर यहाँ का जो युवा है, वो हमारी संख्या भारी कैसे हो, हमारी संख्या भारी जब होगी जब हमारे विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जाएंगे, जब हम इस इलाके में कोई काम कर पाएंगे। हमारी 2 विधानसभा है, आपके बादशाहपुर और गुड़गांव, वहाँ की 9-10 लाख वोट है, 2 ही है। आपके भिवानी में 2 विधानसभा है, तोसाम और बाढ़ड़ा, 3 लाख वोट भी नहीं मिला के उसकी भी 2 है। तो ये जब चीज़ें, इन चीज़ों का जब यूथ फर्क समझेगा, जब समझेगा कि हमारे नेता कर क्या रहे हैं, ये खाली यहाँ आप लोगों को बहकाने से, करने से कर क्या रहे हैं, इनको खुद देखो, खुद चिंतन मनन करो। सतीश यादव क्या कह रहा है उस पर मत जाओ, आपके चारों तरफ क्या कह रहा है। सतीश यादव अगर कोई सच बात कह रहा है तो उस पर सोचो, झूठ कह रहा है तो उसका विरोध कर दो। भाई आप कोई ये थोड़ी ना कि मेरे ही, अगर यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र, कोई धारोड़ा का अलग बन जाए, कोई मानेसर भी एक अलग बन जाए, कोई बावड़ के भी टुकड़े 2 हो जाए, रेवाड़ी के भी टुकड़े, इसके आपके कोसड़ी के रेवाड़ी के बिल के 2 टुकड़े हो जाएं, तो ये बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे किसी एक और नौजवान को हिस्सा मिलेगा अपनी योग्यता दिखाने का। और इनमें जितनी योग्यता थी आपने देख ली। अगर आपको अब भी लगता है कि ये बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, बढ़ाते रहो ना, हमें क्या अफसोस है, हमें तो कोई अफसोस कर भी नहीं सकते, मेरे अफसोस करने से होगा भी क्या। मैं तो नहीं चाहता था यहाँ से कैप्टन अजय सिंह का बेटा बने, मैं चाहता था भाई रणधीर सिंह को दोबारा मौका मिले, मेरे कहने से तो नहीं मिला ना भाई। आप लोगों ने चाहा, वो जो चाहा आपने वो मिल गया, मैं उसको मैं कैसे कहूँ, मेरा तो प्रयास है ना, मैं तो आपकी बात रख सकता हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ, मत देना ना देना आपका काम है, आगे भी आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपकी जिस दिन मेरी मेरी आवाज़ सुन लो,
उस दिन मेरी बात पे चिंतन मनन कर लेना। नहीं सुन पाओगे तो कोई बात नहीं, हमें तो बोलना है, और जब तक जिंदा है इतने बोलना है, निरंतर आपके लिए बोलते रहेंगे। सच और झूठ के बीच में फर्क बताते रहेंगे। आपने फैसला आपका है, मत आपका है। इस यादव के मन में रेवाड़ी को लेके इतनी ज़्यादा टीस, कहीं ना कहीं खुद सोचा कि मैं रेवाड़ी के लोगों की आवाज़ चंडीगढ़ विधानसभा में जाकर उठाऊं। 2 प्रयास भी किए, 9 में चुनाव लड़ा, 14 में चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। और 9 का चुनाव तो ऐसा था जो, अगर हम उसका किस्सा अगर आप बताओगे, बड़ा भावुक भरा हुआ। पैसे भी नहीं थे, लोगों ने वो चुनाव लड़ा। वाक्य में नहीं थे पैसे, ये नहीं मैं कोई, मेरे लोगों ने लड़ा। मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे जब चुनाव शुरू हुआ। किसी कहूँ तो बात जचे नहीं। पोस्ट भी लोगों ने, एक मेरे साथी थे जयपुर से, उन्होंने लगवाई। अपना आप सब, खुद जनता लड़ रही थी और जनता का ही चुनाव था। बनते तो निश्चित तौर पे जनता का ही काम होता। आज दर्द इस बात का है, मेरा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पहले आया धारोड़ा में, क्योंकि धारोड़ा में मेरा जन्म हुआ, मेरा गांव है वहाँ, मेरा नाल गढ़ है वहाँ। कहते तेरा नाल गढ़ है, मेरा तो नाल गढ़ है वहाँ। धारोड़ा का इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है कि आप देखो तो आप हंसने लग जाओगे, यार ये इंडस्ट्रियल एरिया है। सुड़ाद मारता हुआ, इतना बुरा हाल कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके यहाँ रेवाड़ी की मैं स्लम बस्तियों में लेके चलूँ, इतना बुरा हाल आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे शहर को कैद करके रखा हुआ है। शाम को आप जब यहाँ से निकलोगे, डंपरों की ऐसी लाइन चलेगी कि आपको इस रोड से निकलना मुश्किल रहेगा। आपको लगेगा मौत दौड़ रही साक्षात सड़क के ऊपर। मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? सड़क की हालात, अभी हमारे कोई इमरजेंसी हो जाए, हम इस शहर से बाहर नहीं निकल सकते, खूब होते हैं। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ गई, यूथ को हमारे को रोजगार नहीं है। हमारे लोकल होकर हमारा कह दिया जाता है ज़मीन हमारी, पॉल्यूशन हम खाएं, भिवाड़ी का गंदा पानी तक हम बर्दाश्त करें, और नौकरी किसी और की मिलेगी। आवाज़ नहीं उठाते। कोई मेरा जैसा बोलना चाहे तो उसको आगे नहीं आने देते। मतलब यूथ अपने आप को, हम ये ठगे हुए महसूस करते हैं कि हमारा नौजवान कहाँ जाए। आज जो कोई अपने प्रयास से, अपने दम पे ताकत लगा के आगे जा रहा है, लेकिन सहजता से जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। प्रयास से सबको मिल रही है, प्रयास करता है तो प्रयास कभी जाए भी नहीं, कभी जाए। मैं तो कहता हूँ नशे से बचो, अपनी मेहनत करो, आपका प्रयास जाया नहीं जाएगा। हो सकता है मेरा भी जाया नहीं, मैं भी तो कर रहा हूँ, और मैं 2 बार फेल हो लिया, लेकिन ये थोड़ा मैं घर बैठ गया, फिर भी लड़ रहा हूँ। और किन से लड़ रहा हूँ ये लोगों को पता है, और उनसे बेपरवाह होकर लड़ रहा हूँ कि सब ने एक दिन मरना है। मौत सबकी निश्चित है। जो आदमी जन्म लेता है वो मरता जरूर है। मर जाएंगे एक दिन, इस रेवाड़ी के नाम पे मर जाएंगे। 2009 के बाद 2014 में फिर प्रयास किया दूसरी बार। सतीश यादव के आर्थिक हालात काफ़ी सुधर चुके थे, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर आए, जीत नहीं पाए। दोस्ती की वजह से वो चुनाव हार गए या फिर राजनीति का शिकार हो गए? नहीं, वो चुनाव राजनीति कोई वो हालात तो फाइनेंशियली तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी नहीं सुधरी थी, या बहुत नहीं थी। क्योंकि 9 के मुकाबले में थोड़े से साधन थे, ये सही है। लेकिन बात यह है कि उस टाइम मेरा दुर्भाग्य कहूँ, चौटाला साहब को 13 में जेल हो गई, जनवरी 22 या 23 को, और मोदी जी की लहर बन गई। और वो लहर इतनी बड़ी बन गई कि वो मेरे से भी काबू में नहीं आई। अगर चौटाला साहब जेल नहीं जाते तो शायद हम वो हरियाणा में लहर नहीं बनती। वो लहर इतनी बड़ी बन गई कि हमारे से भी बेकाबू हो गया, और वो हम उसमें बह गए। लोगों ने फिर भी मदद करने में कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई लोगों ने मदद करने में कसर रही हो या कहीं कोई चूक हुई हो। हमने उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से चुनाव लड़ा, बहुत मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा। सब कुछ जो एक परिपक्व हो गए थे एक चुनाव लड़के, उस तौर पर लड़ा। और उसी का नतीजा था कि इस वेव में भी हम सेकंड नंबर पे रह गए। हमने कैप्टन अजय सिंह भाई को तीसरे नंबर पे खड़ा कर दिया, और हम अपने दूसरा नंबर हमने बरकरार रखा। तो अब ये सब भाग्य की चीज़ें हैं। चौटाला साहब को जेल होना, मोदी जी की लहर बनना, और मेरा हारना, ये अब मैं इसको किसी को दोष नहीं देना चाहता। मेरे लोग मेरी हमेशा मदद करते हैं। 2019 में फिर तीसरा युद्ध हुआ राजनीतिक। उसमें, उस युद्ध में आप भाग ही नहीं ले पाए, आपने चुनाव ही नहीं लड़ा। नहीं, मैं अपने स्वार्थवश, मेरे साथियों ने सब ने कहा बीजेपी ज्वाइन करो, मैं अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में गया। बीजेपी ने मुझे इस लायक नहीं समझा टिकट दे, और फिर मुझे लगा कि मेरे पास फिर साधन नहीं है। और साथ के साथ कहीं ना कहीं मैं बीजेपी में जाके लोगों में ये मैसेज दे चुका था कि भाई मैं पहले जो सतीश है वो सतीश नहीं रहा, ये भी बैसाखी चाहता है, तो इसको अगर टिकट नहीं मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो मैंने, साथियों ने भी कहा कि सोच समझ के लड़ेंगे, मैंने हमेशा साथियों की बात को फूल चढ़ाई। मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैंने भाई रणधीर सिंह की मदद की। एक अच्छे
अच्छे उनके साथी के भाई के तो हार गए, अब नहीं तो जीत जाए। कहते मैंने तो नहीं की, मैं चुप रहा, नहीं तो मैं तो यूँ कर देता। कह रहा हूँ मैंने मदद की तो हार गए, मेरा प्रयास के बाद हार गए। वो वो फिर मेरा एक दुर्भाग्य, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं तो यही कह रहा हूँ, उनकी हार भी मैंने अपनी हार मानी। भाग्य या फिर 2019 में टिकट कटी वो राजनीति को? नहीं, उनकी टिकट कट नहीं कटती तो कोई बात ही नहीं थी, चुनाव तो जीत गए थे, कोई झगड़ा ही नहीं था इस बात का। ना उनको मिली ना आपको मिली। ना मुझे भी नहीं मिली वो, अब मुझे मिलती तो भी शायद ठीक बेहतर रिजल्ट रहता, और उनको मिलती तो बेहतर। जिनको मिली वो भी नहीं जीत पाए, जीते चिरंजीव राव। हाँ, वो ट्रायंगल हो गया ना चुनाव जो है, भाई रणधीर सिंह लड़ लिए, और वो चुनाव जो वो हुआ भाई, आप आपस में उनका, मोदी जी भी यहाँ आए, बहुत उस सीट पे बीजेपी के लिए मेहनत हुई, रणधीर सिंह भाई की भी एक अपनी मेहनत चल रही थी, हम भी उनके लिए मेहनत कर रहे थे, तो उसमें चिरंजीव उसका बीच में फ़ायदा मिल गया उनको, और वो चुनाव जीत गए। कई बार वही है ना, डेस्टिनी, भाग्य, तो उनका भाग्य काम कर रहा था। रेवाड़ी फिर वही पिछड़ेपन का जो उनके ऊपर जो लगा हुआ था क्वेश्चन मार्क, वो आज भी लग रहा है, और ये कब हटेगा ये मुझे नहीं पता। कब हम इस रेवाड़ी को एक विकसित शहर के रूप में देखेंगे। कभी रेवाड़ी का इतिहास है कि जयपुर से और दिल्ली के बीच में इसका गुड़गांव कुछ नहीं था। रेवाड़ी एक बिग सिटी था उस टाइम में भी, यहाँ दूर दूर से लोग सामान खरीदने के लिए मोती चौक पे आते थे, हमारा बड़ा बाजार था, बड़ी हमारी मंडी थी, अनाज मंडी भी, अनाज भी बहुत से दूर दूर से लोग, राजस्थान तक के लोग लेके आते थे। आज इसके साथ साथ मानेसर तो चलो, अब हम ये कहेंगे इंडस्ट्रियल, उसकी वजह हमसे बेहतर बावड़ भी तरक्की कर रहा है, हमसे बेहतर आपका ये क्या है हाईवे के ऊपर आपका नीमराणा बहरोड, हमसे ज़्यादा बेहतर आगे जा रहा है, और हम निरंतर पिछड़ रहे हैं। और पता नहीं कब भगवान को हम पे दया आएगी। मैं कहूँ, आप दुनिया भर के शहरों में आओ, अभी यहाँ से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर कई बार मैं बाय रोड जाता हूँ, छोटे से छोटे शहर के। अब जैसे मैं पीछे गया वहाँ झांसी, एक वो टेकनपुर एक जगह आती है, उसका बाईपास, वहाँ बीएसएफ का वो है ट्रेनिंग सेंटर, और हमारे इस रेवाड़ी का छोटा सा कस्बा है, उसका भी बाईपास है। हमारे इस कोसली का भी है, मैंने आपको बताया, झज्जर का भी है। झज्जर क्या था, एक सब डिवीजन था, मुझसे आगे थी, झज्जर का भी है, और पटौदी का नहीं है। जो हमारा ये जो क्षेत्र है इनके नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ विकास नहीं हो पाता, क्या वजह है? क्या हमारी कोई गलती है? क्या हम सत्ता का विरोध करते हैं? क्या हम सरकार के साथ नहीं चल पाते? क्या हम सरकार को गाली देते हैं? क्या हमारे जनप्रतिनिधियों की मानसिकता नहीं है कि यहाँ विकास हो? क्या उनको लगता है विकास कर देंगे तो लोग हमारे को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम इसी इसी उस फार्मूले से जीत रहे कि विकास नहीं कराना, तो जीत रहे हैं, उनकी वाहवा हो रही है, तो वो क्यों कराएंगे? आगे 2024 का महासंग्राम, महायुद्ध, अभी सतीश यादव के हाथ में जो झंडा है उसका रंग सफ़ेद है, मतलब आप में कोई रंग नहीं है, आप किसी पार्टी में नहीं हो, किसी दल में नहीं हो। वो कहते ना, ना झंडा है ना डंडा है। डंडा है, मैं पार्टी का एक सिंबल, ये मैं सिंबॉलिक चीज बता रहा हूँ। हाँ, मतलब डंडा डंडा है, लेकिन उसका कोई रंग रूप नहीं है ना भाई। झंडा झंडा नहीं है क्योंकि दल नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। तो हालांकि 2024 अभी दूर है, लेकिन अभी से जिस प्रकार नेता फील्ड में जा रहे हैं, गांव में विधानसभा में जा रहे हैं, तो आपकी क्या कुछ तैयारी 2024 को लेकर? मैंने 2014 से लेके 2009 से लेके 14 तक एक एक गली एक एक मोहल्ले गया, और मैंने सब कुछ एकजुट कर दिया। मुझे लगता था कि अब तो कोई बात ही नहीं है, वो लहर आई, मेरा भाग्य नहीं था, और मैं वहीं सेकंड नंबर पर खड़ा रह गया। रही बात दल की, तो मेरे पास बहुत जो रंग है ना, वो लोगों के प्यार का है। और मैं आपको एक बात, बड़े मुझे अपने लोगों पे फ़ख्र होता है, और मैं नाज करता हूँ उन लोगों पे जो मेरे साथी हैं, कि मेरी एक आवाज़ पे मुझे वोट दे देते हैं। मेरा वोट प्रतिशत नहीं गिरने दिया, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे इसका नगर परिषद का, चाहे मैं कभी जिला परिषद मैं बना, मैं कुछ वोटों से जीता, मेरी वाइफ लड़ी तो मेरे से कई गुना ज़्यादा वोटों से जीती। वो कभी भी मेरा वोट प्रतिशत नहीं गिरने दिया, मेरी संभावनाओं को नहीं मरने दिया, और हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह का मेरे पास संगठन इस अहीरबाड़ में है, मुझे अपने साथियों पे नाज है कि 10 दिन के अंदर फौज की तरह आके, जैसे कहते हैं ना फौजी, कहीं नाला बना दो, पुल टूट गया, पुल फौज जाकर धड़ 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 बना देती है, उसी तरह की मेरे पास भी मेरे दोस्तों की, भाइयों की, दोस्तों की, बुजुर्गों की, बहनों की, सबकी टीम है, जो सब मेरे लिए 1 मिनट में मेरे लिए पुल का काम करती है। छोटी सी कहीं चूक रह जाती है, एक नट ढीला रह जाता है, वो हम लास्ट मंजिल पे आके ब्रेक हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है।
बाकी वो बहुत बहुत ही शिद्दत के साथ काम करते हैं। और आज भी मैं कह रहा हूँ, एक आवाज़ के ऊपर पूरा इलाका खड़ा हो जाता है। फौज वही है जिसको सतीश यादव जीप में लेकर घूमते थे। वही है। मैं कभी अपनी एक इन्वर्टर जीप होती थी उसमें बैठ के घूमता था, तो वो लोग ही हैं। और वो आज भी स्नेह करते हैं। मेरे पास फ़ोन है, मैं कभी किसी को नहीं कहता मेरे पास आओ, मैं कहता काम बताओ, आपका फ़ोन पे करूँगा। और मैं हूँ ना, मेरा ये भी डायलॉग है, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं हूँ, बताओ मेरे लिए क्या आप कहोगे, मैं आपके लिए हूँ। और मैं कहीं भी चाहे किसी से बात करनी पड़े, मैं आपके लिए बात करूँगा। और बड़ा अच्छा भी एक लगता है कि जब भी, अब शायद हो सकता है किसी नेता भी मेरी ये बात भी गैर वाजिब लगे, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी चाहे कोई रहे, खासकर पुलिस कोई और, मेरी बात को हमेशा, मैं जायज़ बात कही तो मेरी बात को तवज्जो भी देते हैं। और कहीं न्याय अन्याय खिलाफ बोलता हूँ तो मेरी बात को, मैं रोड जाम के खिलाफ रहा हूँ। कोई भी सरकार रही हो, मैं सरकारी संपत्ति के तोड़ने के काटने के विरोध में रहा हूँ। नहीं, सरकारी संपत्ति हमारी, हम इसको नहीं जलाने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे, इसके मैं शुरू से विरोध में रहा हूँ। चाहे सत्ता किसी की रही हो, मैं चाहे पक्ष में तो कभी रहा ही नहीं, विपक्ष में रहा हूँ। तो मैंने विपक्ष में रह के भी पक्ष का काम किया कि हम बस के शीशे नहीं टूटने देंगे, सड़क जाम नहीं होने देंगे, किसी बहन और बेटी को परेशान नहीं होने देंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारत का संविधान के ऊपर आ जाए। शांतिपूर्ण ढंग के अपनी बात रखेंगे, और उसकी बात रखी तर्क तर्क के साथ बात रखी, तो उस बात को हमेशा, बड़े बड़े कांड भी हुए हमारे यहाँ। एक बार 70 ट्रक जला दिए गए थे किसी कारण से, तो हमने वो जो बात अपनी जिस ढंग से रखी, तो एक व्यक्ति जो पहली बार चला गया था वही अंदर गया, एक भी आदमी बाकी अंदर नहीं गया। हमने अपने तर्क के साथ बात रखी। हमेशा आप तर्क के साथ कोई बात कहोगे, सामने वाला आपकी बात को समझेगा। विध्वंस तरीके से आप नहीं समझ, डरा सकते हो किसी को, समझा नहीं सकते। तो हमने हमेशा समझाया, किसी को डराया नहीं। साहब ये है, मेरा ये कहना, आप एक बार देख लीजिए, इस पर एक बार कर लीजिए, और आप सहयोग करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मुलाजिम कर्मचारी भाई है, ये सब हमारे अपने हैं। इनका भी, अब इनको हर वक्त आप गाली दोगे, गलत बात करोगे, नहीं। कोई गलती भी कर रहा है तो उसका भी तरीका है, उसको पनिशमेंट दो और दो, लेकिन सारे गलत नहीं है, सारी उंगलियां बराबर नहीं है। तो उसका ये रहा कि हमेशा जो कभी किसी का जायज़ कोई काम है कह दिया, तो उसका परिणाम मिला, रिजल्ट ज़रूर मिला। तो उससे मेरे साथियों को कभी तकलीफ नहीं हुई, उनके सुख और दुख में बराबर के हिस्सेदार रहे। सरकार किसी की भी रही, लेकिन अनावश्यक आलोचना किसी की नहीं की, झूठी। अब जैसे आपके माध्यम से मैं एक बात और कहूँ, यहाँ मैं हुड्डा साहब की, मैंने कई बार कहा था ये हुड्डा साहब के साथ है। आपने क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, मैं खुद बता देता हूँ। लोग कह देते हैं मैं हुड्डा साहब के साथ नहीं, उनके कर्मों के साथ हूँ। हमारे यहाँ जितनी शिक्षण संस्थाएं हुड्डा साहब ने बनाई, अब मैंने चौधरी देवीलाल के पहले कह दिया, आज मैं हुड्डा साहब के लिए कह रहा हूँ। आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके आपके यहाँ, इसमें क्या नाम है, यहाँ बना इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैनाबाद डहीना में, आपके रेवाड़ी में कॉलेज, आपके मीरपुर यूनिवर्सिटी, आपके खरखड़ा में कॉलेज, आपके गुरावड़ा में कॉलेज, आपके यहाँ श्याम नगर, हमारे यहाँ एक वो गांव है कौसली के पास, उसमें रीजनल सेंटर, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, आपके एक, अब तो मुझे सुना है मैंने, उसका कोई क्वेश्चन भी लगा था कि हमारे यहाँ से जो डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, चली गई, जिसके लिए बड़ा श्रेय ले रहे थे वो हमने यूँ कर दिया। मुझे एम्स का भी ऐसा लगता है कि शिलान्यास होगा, और शायद ये, मुझे नहीं पता ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मैं तो चाहता हूँ बने, लेकिन डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। उसके लिए ज़मीन पत्थर लगाना इस थोड़ा ना, अगर उसी टाइम काम कंस्ट्रक्शन शुरू कर जाते तो शायद हो जाता जाते जाते। और उस बात के लिए जो मौजूदा सांसद लड़ाई लड़ते तो कर लेते, उनने उसकी लड़ाई ढीली छोड़ दी, वो यहाँ से शिफ्ट हो गई, वो यहाँ से चली गई है, जैसा मैंने आप लोगों के माध्यम से पता किया है। तो आज आज ये जो चीज़ें हुड्डा साहब ने जो हमारे इस इलाके को, पूरे क्षेत्र को, एम्स भी बने आपके झज्जर, हमसे मात्र 30-35 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमारे यहाँ एक कैप्टन अजय सिंह का गांव है सारणवास, इस तरह का पशुओं का अस्पताल बनेगा, आप उसको देखो, देखते रह जाओ। हर कहीं दूर मत जाओ, हर जगह IITI खोले, मतलब इतने शिक्षण संस्थान दिए कि उससे निश्चित तौर पे इस इलाके का डेवलपमेंट हुआ और होगा, और आगे भी होगा। जो मैं लड़ाई कह रहा था कि अगर हमारे सन 52 में ये लड़ाई लड़ लेते, ये शिक्षण संस्थान उस टाइम में खुल जाते, तो आज अहीर जाट की लड़ाई नहीं होती, आज अहीरों के जो ये इलाका है ये कहीं ना कहीं आगे मिलता, और लोग यहाँ के देखने आते, लोग यार कमाल कर दिया यहाँ के लोगों ने। तो हुड्डा साहब ने काम किया। हम हुड्डा साहब की कोई ये नहीं कह रहे कि हुड्डा साहब ने काम, हुड्डा साहब ने वो किया जो किसी ने भी नहीं किया, जो देवलाल ने वो किया जो किसी ने भी नहीं किया। तो वो जाट ही तो है ना, तो क्या जाट 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 करते हैं, क्या लड़ाई है जाट की? अरे अगर उनसे बात करनी तो बड़ी लाइन खींचो ना, इंद्रजीत सिंह भाई उनसे ज़्यादा काम करा के दिखाए।
हम भी उनके साथ होंगे ना, हम भी उन्हीं के नारे लगाएंगे, क्या दिक्कत। ये थोड़ी ना कि अहिर कॉलेज में 5 मेंबर रह गए और वो जो उसकी शिक्षण संस्थान थी वो बंद कर दी। जो हमारा राव तुलाराम कॉलेज था वो बंद कर दिया दिल्ली में। अब इस बात का अगर आपको दर्द हो रहा, आपके किसी जो आपके मेरे जैसे, जो मैं भी पहले इनके गुलाम था मानसिक रूप से, तो जो मेरी जैसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो मैं कभी 2009, 10, 12, 13 तक जो था, उस तरह की जो मानसिकता के लोग, अगर उस भाई किसी की तकलीफ होता है, आई एम सॉरी, मैं भी रहा हूँ कभी। लेकिन ये क्या ये ठीक है, ये शिक्षण संस्थान जो बंद हो गई, अगर आप इसको ठीक समझते तो समझो, मैं नहीं समझता तो मैं उसकी आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाऊंगा निरंतर, कहूँगा, जगाऊंगा, प्रयास करूंगा, जागो ना जागो आपकी मर्जी, मेरा काम है ढोल बजाने का, बजाऊंगा। आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया, हालांकि जो मेरा सीक्वेंस का सवाल था वो मैं बाद में करूंगा, पहले हुड्डा साहब की बात करूंगा। जितने भी राव इंद्रजीत के साथ जो नेता थे, आप जैसे बहुत सारे, उनमें से काफ़ी नेताओं को, जब इंद्रजीत छोड़ के बीजेपी में चले गए थे या उसके पहले का भी दौर, काफ़ी नेताओं को हुड्डा साहब अपने खेमे में अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। सतीश यादव से भी बार बार संपर्क किया गया, अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली। भविष्य नहीं, मेरे से तो संपर्क, चलो क्या मेरे को, ना तो देखो रेवाड़ी से ना वो मेरी कोई टिकट में मदद कर सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं। यहाँ से कैप्टन अजय सिंह भाई का बड़ा परिवार है, 10 बार के एमएलए है, तो आपसे बात हो ही ली, 3 बार पिताजी, 1 बार बेटा, 6 बार खुद। तो मैं उनसे ना कभी कोई अपेक्षा रख रहा कि मेरी टिकट दिलाओ, मेरी टिकट यहाँ रेवाड़ी में मदद करो, तो मेरे को उनसे कोई गिला शिकवा है ही नहीं। और रही बात ये, उनके साथ जो चले गए, उनकी नीतियों के साथ चले गए, उन्होंने काम किए, उन्होंने जो अपने, अब जैसे भाई दान सिंह के लिए उन्होंने काम किया, हमारे यहाँ दान सिंह जी एमएलए, शायद आप जानते होंगे, महेंद्रगढ़ से, उनके वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलवाई, बहुत बड़ी परियोजना थी। उनके भाई भी चले गए थे हुड्डा साहब के साथ, उनके भाई के लिए भी यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया जैनाबाद में, उनका हल्का लगता है, उनका हल्का कौशड़ी के पास एक जो रीजनल सेंटर खुलवाया, गुरावड़ा में कॉलेज खुलवाए। तो हुड्डा साहब ने अपने तरफ से काम करके अपने लोगों को जोड़ा, और वो उसमें कोई, मैं समझता हूँ गलत बात भी नहीं है भाई। उन्होंने काम इस खासकर दक्षिण हरियाणा में अहिरवाड़ क्षेत्र में हुड्डा साहब का योगदान है, और शिक्षण संस्थान में भारी योगदान है, जिससे ये इलाका निसंदेह रूप से आने वाले समय में एक नया उसमें दिखाई देगा, एक नई तस्वीर इस इलाके की बनेगी। और वो तस्वीर अगर साथ के साथ ये भी बन जाए कि भाई इस शहर का ये जाम जूम, ये जो सीवरेज की प्रॉब्लम, ये धारोड़ा इंडस्ट्री एरिया की प्रॉब्लम, ये गंदे पानी की प्रॉब्लम, हमारे बच्चों को यहाँ रोज़गार, ये सारी चीज़ें, कुछ जो आज के दिन अपराध निरंतर बढ़ रहा है उस पर अंकुश अगर ये हो जाए तो ये बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत सुंदर। अंतिम में सतीश यादव 2024 में, क्योंकि जो मुझे जानकारी है, बहुत सारी पार्टियों के नेताओं से आपका संपर्क हुआ है, बहुत सारी पार्टियां भी आपसे संपर्क कर रही है, मैं उनके नाम कोट नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे जानकारी है, सतीश यादव जो 2024 की जंग है वो किसी पार्टी में, किसी सिंबल पर किसी पार्टी को ज्वाइन करके लड़ेंगे या फिर निर्दलीय मैदान में कूद जाएंगे? देखो, मेरे साथियों का ये मत है, मैं अपने साथियों को एक बात समझाता हूँ कि जिस दिन आप ये कहने बंद कर दोगे टिकट कौन सी, किसकी टिकट, उस दिन अपने चुनाव जीत जाएंगे आप। पहले दिन से अधूरी हम कहीं ना कहीं डर के लड़ाई लड़ते हैं, साथी डरते हैं भाई के पैसे खर्च हो जाएंगे, हमारी एनर्जी लगी, फिर हार जाएंगे तो क्या होगा, और हमारा सिंबल बहुत लेट मिलता है, निर्दलीय। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश यादव बात। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से चल के आए, और मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका धन्यवाद अदा करने का, धन्यवाद जी, तो ये थे सतीश यादव, जिनको सतीश प्रधान के नाम से जानते हैं, और बड़ी बेबाकी से हर विषय पर बिल्कुल डेप्थ तक जाकर, गहराई तक जाकर इन्होंने बात की। जो दक्षिण हरियाणा है, अहिरवाल बेल्ट है, वो जितना विकास होना चाहिए था उतना क्यों नहीं हो पाया, वंचित क्यों रहे, जो संसाधन, जो चीज़ें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी उनमें देरी क्यों हुई, बिल्कुल गहराई से जाके और सिलसिलेवार तरीके से सतीश यादव जी ने हमें बताया। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने खुलकर बिल्कुल अपने मन की बात, जो कि इनके बारे में जो मैंने सुना था ना कि ये ऑन रिकॉर्ड हो या ऑफ रिकॉर्ड हो, ऐसे ही बात करते हैं, तो ये बड़ा मुझे इनका अच्छा लगा। तो आपको भी बहुत सारी बातें इनकी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्होंने सारी चीज़ें विस्तार से की। फिलहाल आज की मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर किसी और शख्स से कराएंगे आपकी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।